let's start. So, my name is Mohammad Mohsen Khan. I'm a fifth year medical student and I have a research experience of almost 3 years. I have 2 publications in the cross sectional study. तो आज का हमारा सेशन जो है वो होने वाला है वो लिटरेचर सर्च एंड रिव्यू के ऊपर। आर्मी के जनरल क्लब का सेकंड सेशन है। इससे पहले सोहले ने आपको एक सेशन दिया था जो कि ओवरऑल रिसर्च के ऊपर मबनी था। इसमें सोहले ने आपको जो है रिसर्च की टाइप्स बताई थी, आई गेस जर्नल्स के हवाले से बताया था और कुछ डेटाबेसेस के हवाले से बताया था। तो आज का सेशन जो हमारा होगा, आपको मैं पहले से बता दूं कि वो क्या होने वाला है। आज हम सीखेंगे कि किस तरह से बुलियन ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ किया जाए, टॉपिक किस तरह से सिलेक्ट किया जाए, ठीक है, और उस टॉपिक को सिलेक्ट करने के बाद हम उसको किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं कि हमारा जो रिसर्च टॉपिक है आया कि वो पब्लिश होने के काबिल है भी या नहीं। ठीक है, बच्चों को लगातार ये प्रॉब्लम रहती है कि जो भी टॉपिक वो सिलेक्ट करते हैं उन्हें समझ में ही नहीं आता कि हमें टॉपिक सिलेक्ट करना कैसे। सबसे पहली बात तो ये मसला है। अब क्योंकि मुझे तकरीबन 3 साल हो गए हैं रिसर्च के अंदर, सेकेंड ईयर में अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, तो मैं भी इस चीज़ का शिकार रहा कि अमूमन आप लोगों में भी बहुत से लोग इसका शिकार रहे होंगे कि जब भी हम कोई रिसर्च टॉपिक सेलेक्ट करते हैं ना, तो क्योंकि हम मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हैं, तो हमारा एम क्या होता है कि किसी तरीके से हमारा जो डेटा है वो हम बआसानी कलेक्ट कर लें। तो अमूमन रिसर्चेस के अंदर जो हमारा टॉपिक होता है उसके अंदर क्या होता है कि हम मेडिकल स्टूडेंट्स, एंजाइटी इन मेडिकल स्टूडेंट्स, हाइपरटेंशन इन मेडिकल स्टूडेंट्स, ठीक है, मोबाइल यूज इन मेडिकल स्टूडेंट्स, फोटोफोबिया इन मेडिकल स्टूडेंट्स। मतलब हमारे जहन में मेडिकल स्टूडेंट्स के अलावा कुछ आता ही नहीं है। इससे पता होता है क्या है कि जब आप सपोज के आपने बहुत मेहनत की, 4 6 7 महीने लगा दिए, क्रॉस सेक्शन कंप्लीट की और उसको जो है आपने जर्नल में सबमिट कर दिया। अब रिव्यूअर जब जैसे ही देखता है ना कि इसमें मेडिकल स्टूडेंट का नाम है, वो समझ जाता है कि रिसर्च कोई ऐसी है, मतलब इसमें कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रहती इसकी। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इस मोनोपोली से बाहर आ सकते हैं जो हमारी यूनिवर्सिटी ने हमारे अंदर बना दी है। ठीक है, तो चलें आहिस्ता आहिस्ता करके हम देखते जाएंगे कि हम क्या क्या सीख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज की हमारी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, इससे पहले मतलब ओवरव्यू कर लेते हैं और तहम्मुल के साथ बैठे रहें। हम देखते हैं कि हम आज क्या क्या सीख सकेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले व्हाट इज रिसर्च, ये आपको ऑलमोस्ट पता होगा। अच्छा, रोल ऑफ रिसर्च एडवांसिंग मेडिकल हेल्थ केयर क्या होती है ये हम देखेंगे। फिर फील्ड्स दैट रिलाई ऑन रिसर्च ये देखेंगे। अच्छा, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम बच्चों को ये बता दें, आप में से बहुत से न्यू भी होंगे और बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन खैर मैं एक मतलब क्लियर कर देना चाहूँगा कि सर्च इंजन डेटाबेस और मेडिकल जर्नल में फ़र्क क्या होता है। ठीक है, पाकिस्तानी जर्नल्स और पब्मेड इंडेक्सेशन क्या चीज़ होती है, हो सकता है बहुत सौ को पता हो और बहुत सौ को ना पता हो, ये हम बात कर लेंगे। गाइडलाइन क्या चीज़ है, बेसिक्स ऑफ सर्चिंग, हमारा सबसे सारा टाइम इसी के ऊपर जाएगा कि सर्चिंग स्ट्रेटजी किस तरह बनाई जाए और पबमेड के सर्च इंजन को हम किस तरह से भरपूर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, रेफरेंसिंग आर्टिकल ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा। ओके ना, आज रिसर्च के हवाले से आप में से अगर कोई एकदम स्क्रैच से सीख रहा है तो वो ये बात जान लें कि जो मेडिकल रिसर्च है इसमें कोई, जैसे आप फिल्मों या ड्रामों में देखते हैं कि कोई बहुत से साइंटिस्ट लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं, कुछ केमिकल्स मिला रहे हैं, माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है यहाँ पर। बेसिक ऑफ रिसर्च के अंदर हमें ज़्यादातर होता क्या है कि हम फिजिकली या प्रैक्टिकली जाके ग्राउंड में जाके डेटा कलेक्ट करते हैं और उस डेटा की बुनियाद पर कुछ इंटरप्रिटेशंस बनाते हैं और उस बुनियाद पर एक हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं। ठीक है, और वो हाइपोथेसिस को प्रूव करना असल में हमारा मकसद होता है और वो यहाँ पर रिसर्च। तो रिसर्च जाहिर सी बात है सीखना बहुत ज़रूरी है। जैसे मेडिकल फील्ड के अंदर जब आप एक एमबीबीएस डॉक्टर हैं, चाहे आप यूएसए में कर रहे हो, लैब कर रहे हो, पाकिस्तान में हो, कहीं पर भी हो, अगर आपके रिसर्च पेपर्स पब्लिश हैं तो इसका आपकी सीवी या रेज्यूमे के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता हम आपको बताते चले जाएंगे अभी किस तरह से रिसर्च कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट, अच्छा, रोल ऑफ रिसर्च इन एडवांसिंग मेडिकल हेल्थ केयर, बहुत इजी सी बात है कि जाहिर सी बात है जैसे दुनिया 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 जब से बनी है तो हमारी जो माइलस्टोन्स है ना उसमें से एक माइलस्टोन ये है कि इंसान ने साइंस के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। तो जब उसने साइंस में काम किया तो उसमें जो हेल्थ केयर और मेडिसिन थी वो भी तरक्की की तरफ गई। तो चाहे वो केमिस्ट्री की फील्ड हो या फिजिक्स की हो, इंजीनियरिंग हो, एस्ट्रोनॉमी हो, मेडिकल एंड हेल्थ केयर हो, रिसर्च के बगैर सारे अधूरे हैं। अगर आज हमने कोरोना की वैक्सीन इजाद कर ली, बना ली है, तो वो भी रिसर्च की वजह से ही बनाई। या हमने कभी चिकन पॉक्स को हराया था, एक वक्त में प्लेग को भी हराया था, ये सब रिसर्च की वजह से ही मुमकिन हो पाया। तो आप अगर कोई रिसर्च कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हरगिज़ ना लें कि हमें बस पेपर पब्लिश करना है और अपने रेज्यूमे में एक वेटेज डालनी है। ऐसा नहीं होता, ऐसे नहीं सोचें। ऐसे सोचें कि जो रिसर्च हम कर रहे हैं इससे हम कोई वैल्यू ऐड करेंगे, कोई वैल्यू ऐड करेंगे अपने अपने इस फील्ड के अंदर, अपने हेल्थ केयर के अंदर। इसके साथ थोड़ा सा आप पॉजिटिव वे में लेके चलें। ठीक है, तो बस ये एक ओवरव्यू है, हम आगे चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। ओके, नाउ
We are now starting our main journey from here. The difference between a search engine and a medical journal. अब यहाँ पर ना दो तरह के बच्चे हमारे पास हो सकते हैं. अगर आप फोर्थ ईयर से हैं तो यकीनी तौर पर आपने अपनी रिसर्च जर्नी स्टार्ट कर दी होगी, क्योंकि आपको अपने यूनिवर्सिटी के अंदर जो है एक प्रोजेक्ट है वो आपको पूरा करना है. यूनिवर्सिटी ने आपके ऊपर थोप दिया था. अगर आप सेकंड या थर्ड ईयर में तो हो सकता है आप बिल्कुल न्यू हो सकता है आपने इससे पहले कोई ना कोई रिसर्च पेपर पब्लिश किया हो. ठीक है, तो पहले एक बैकग्राउंड आपको बता दूं, उसके बाद आगे चलते हैं. अभी जो ये सेशन है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस सेशन के लास्ट तक, अगर अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप इस काबिल हो जाएं कि आप खुद से अपनी ये टॉपिक डिसाइड करना जान लें कि आप एक टॉपिक किस तरह से फॉर्मुलेट कर सकते हैं. ठीक है, और वो किसी भी टॉपिक्स नहीं, मेडिकल स्टूडेंट वाले नहीं, प्रॉपर टॉपिक्स. ठीक है, तो वो कैसे होता है, बहुत आसान है, ईजी है, आराम से हो जाएगा. तो पहले हम ये बात कर लेते हैं कि जर्नल और सर्च इंजन और डेटाबेसेस क्या चीज़ है. ठीक है, पहले 5 मिनट पे देते हैं, फिर आगे चलेंगे ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए. तो what is a journal? Medical journals are publications that disseminate scholarly research articles, reviews, case studies or other scientific content specific to the field of medicine. सिंपल सी बात, छोड़े. बहुत रिसर्चेस जो है ना बहुत डिफरेंट किस्म की होती है. इसमें सोलह ने आपको पिछले मतलब बताया होगा कि उसमें कुछ ऑब्जर्वेशनल होती हैं, इसमें क्रॉस सेक्शनल और कोहर्ट है, या पहले पढ़ चुके हैं मेरे सेशन के अंदर. फिर कुछ एक्सपेरिमेंटल होती है, इसमें आरसीटीज और रिव्यूज आते हैं. ठीक है, अब जब सपोज करें कि आप एक रिसर्चर हैं और आपने अपनी रिसर्च कंप्लीट कर ली है, तो आपको अपनी रिसर्च कहीं ना कहीं जाके पब्लिश करानी पड़ेगी. तो वो उस पब्लिकेशन के लिए आपको कुछ जर्नल्स तलाश करने होते हैं. तो जहाँ पर आपकी रिसर्च पब्लिश होती है उसे हम जर्नल कहते हैं. ठीक है, सर्च इंजन और डेटाबेसेस क्या होते हैं. सर्च इंजन डेटाबेस का मतलब ये होता है, अ सर्च इंजन इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट enables यूजर्स टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन इन द इंटरनेट, जस्ट लाइक दैट. अभी आपको मैं दिखाऊंगा आगे जाके कि जब आप सपोज करें कि अगर आपके अभी आप रिसर्च करना चाह रहे हैं हाइपरटेंशन के ऊपर या डिप्रेशन के ऊपर, तो पहले आप चेक करेंगे कि हाइपरटेंशन या डिप्रेशन या एंजाइटी, इनके ऊपर ऑलरेडी कितने रिसर्चेस पब्लिश्ड हैं. तो उनको चेक करने के लिए आप सर्च इंजन डेटाबेसेस के ऊपर जाते हैं और चेक करते हैं. ये सर्च इंजन डेटाबेसेस पहले से बहुत सारे जर्नल से रिसर्च आर्टिकल्स को अपने पास एक्सेस करवा चुके होते हैं. तो बहुत आसान तरीके से आपको सर्च इंजन डेटाबेसेस के जरिए दुनिया भर के जितने भी जर्नल्स हैं एक जगह पे मिल जाएगा. जस्ट लाइक दैट, अगर आप गूगल क्रोम पे जाएं और आप वहाँ पर सर्च करें कुछ भी एक्स वाई जी, चलिए सपोज करते हैं कि एक एआई टूल सर्च करें कोई से. ठीक है, अगर एआई टूल सर्च करेंगे ना, तो वो एआई टूल जो है दुनिया भर के बहुत सारे लोगों ने बनाया होगा और उसको गूगल के ऊपर इनलिस्ट कर दिया होगा. तो गूगल का सर्च इंजन करता है क्या है कि उससे जब आप सर्च करते हैं कोई एआई टूल, तो दुनिया भर के जितने भी लोगों ने एआई टूल बनाया होगा वो गूगल पे रैंक हुआ होता है, वो दिख जाता है आपको. इसी तरीके से अगर आप कोई भी आर्टिकल किसी सर्च इंजन में सर्च करते हैं तो वो जर्नल से एक्सेस करके आपको दे देता है. ओके, ठीक है. अच्छा, जर्नल्स, अब ये भी आप कहेंगे कि हम सर्च इंजन में जाते हैं क्यों डायरेक्ट जर्नल्स के पास चले जाएं. तो मसला ये है कि जर्नल्स अमूमन आपको आर्टिकल्स फराहम नहीं करते हैं. सेकंड पॉइंट ये लिखा हुआ है कि अमूमन आपको परचेज करना पड़ता है जर्नल से, जबकि सर्च इंजन डेटाबेसेस के अंदर अमूमन फ्री मौजूद होता है. ठीक है. अच्छा, उसके बाद जर्नल का काम क्या होता है. जर्नल का काम ये होता है कि वो जो आर्टिकल सबमिट किया जा रहा है उसको चेक एंड बैलेंस रखे कि उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है. उसको पूरा पेयर रिव्यू रिव्यू करता है बार बार कि जो शख्स ने रिसर्च सबमिट करवाई है उसने सही तरीके से काम किया है नहीं किया, उसको एवेल्यूट करता है और उसको करने के बाद एक्सेप्ट कर लेता है. ठीक है, सर्च इंजन रिव्यू नहीं करता, वो जर्नल्स पे एतमाद रखता है और जर्नल्स के पास जो ऑलरेडी पब्लिश आर्टिकल होते हैं वो अपने सर्च इंजन के ऊपर इनलिस्ट कर देते हैं. ठीक है, और फिर जब आप वहाँ पर कुछ सर्च करते हैं तो आपको मिल जाता है. अभी हम एक एक करके देखते चले जाएंगे जनरल और सर्च इंजन में फ़र्क क्या होता है नेक्स्ट स्लाइड से. ठीक है, तो कमिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड. अब थोड़ी सी बात हम पाकिस्तान के जर्नल्स के ऊपर कर लेते हैं. ठीक है, कि पाकिस्तानी जर्नल्स और पबमेड इंडेक्सेशन क्या चीज़ होती है ये हम एक बार देख लेते हैं. ठीक है. अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैंने कुछ जर्नल्स के नाम लिखे हैं, जैसे पाकिस्तान जर्नल ऑफ मेडिकल साइंसेज हैं, जर्नल ऑफ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन एंड सो ऑन. ठीक है, ये वो जर्नल्स हैं टॉप लिस्ट के जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं. वैसे इंटरनेशनली बहुत सारे होते हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर के अंदर. लेकिन चलिए पहले हम ये देख लेते हैं जो पाकिस्तानी जर्नल्स हैं उनका किस तरह से हम देख सकते हैं. ओके, ये देखिए मैंने एक वेबसाइट खोली हुई है पाक मेडीनेट, और ये वाली वेबसाइट जो है ये आपको दिखा रही होती है कि कौन कौन से पाकिस्तानी जर्नल्स जो हैं मौजूद है. मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ पहले दिखा देता हूँ ताकि आप समझ जाएं कि आपकी जर्नल किस तरह से काम करता है, एक ओवरव्यू ले लें. ठीक है, ये जर्नल के नाम है, मैं जहाँ अपने माउस का कर्सर लेके जा रहा हूँ उसे देखते जाएं, ये जर्नल्स के नाम आए हुए हैं. ठीक है, ये पीएमडीसी इंडेक्सेशन है, इसका मतलब ये हुआ कि पीएमडीसी इस जर्नल को रिकॉग्नाइज करती है, यानी कि अगर आपने इस जर्नल में पब्लिश किया तो
इस चीज़ की वेटेज होगी और पीएमडीसी कहेगी कि आपने सही जर्नल पब्लिश किया। पबमेड इंडेक्सेशन का मतलब ये होता है कि पबमेड, ये देखिए मैं खोल रहा हूँ, दिस इज द पबमेड, ये एक डेटाबेस है, ठीक है। अभी इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। तो पबमेड, अगर कोई जर्नल पबमेड में इंडेक्स हो, यानी कि उसके आर्टिकल्स पबमेड में मौजूद होते हैं, तो उसकी ज़्यादा वेटेज होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई पाकिस्तानी जर्नल जो आपको शुरू में दिख रहा है, ये पबमेड इंडेक्स नहीं है। तो मतलब अगर यहाँ पर अगर आपने सबमिट कराया अपना कोई भी काम, तो वो किसी काम का नहीं रहेगा, फायदा नहीं कराना, ठीक है। एक चीज़ होती है एचएससी कैटेगरी, ये मैं आपको अभी बताता हूँ थोड़ी देर के बाद, ठीक है। अच्छा, पब्लिकेशन चार्जेस भी कोई चीज़ होती है, ठीक है। अगर आप कोई रिसर्च पब्लिश करना चाह रहे हैं ना, तो बहुत से जर्नल्स क्या करते हैं कि या तो वो आपसे फीस लेते हैं पब्लिश करने के, या फ्री में पब्लिश कर देते हैं, ठीक है। तो पब्लिकेशन चार्जेस में अगर कोई जर्नल निल लिखा रहा है, तो मतलब ये है कि यहाँ पर आप फ्री में पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। और कहीं पर यस लिखा हुआ, तो मतलब ये है कि वो आप पैसे लेंगे, यानी कि आपने रिसर्च की भी और प्लस पब्लिश कराने के पैसे भी दिए, और ये पैसे अच्छे खासे होते हैं। अगर पाकिस्तानी जर्नल्स की बात करें तो मेरे ख्याल से 2 ढाई लाख 3 लाख तक बात जाती है, और अगर इंटरनेशनल की बात करें तो वो $3000 $4000 तक बात जाती है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, यहाँ पर कुछ कंसेशन भी मिलता है और स्टूडेंट्स को खास तौर पर मिल जाया करता है, ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि अगर कुछ जर्नल्स हैं और अगर वहाँ सबमिट करने के पैसे लग रहे हैं, तो वो पबमेड इंडेक्स होना ज़रूरी है। अमूमन ये भी होता है कि पैसे भी नहीं लगते और पबमेड इंडेक्स भी होता है। तो उसका एक पूरा तरीका अलग है किस तरह से आप जर्नल तलाश कर सकते हैं। ओवर मोर देन 30,000 जर्नल्स आर प्रेजेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। 30,000 से ज़ायद जर्नल्स मौजूद हैं अलग अलग कैटेगरी के, ठीक है। कोई साइकेट्री के ऊपर है, कोई ऑन्कोलॉजी पर है, कोई न्यूरोलॉजी पर है, कोई कार्डियोलॉजी पर है, अलग अलग होता है, ठीक है। अच्छा, सबमिशन यहाँ ऑनलाइन होती है। इशू पर ईयर का मतलब ये है कि ये 2 साल में, 1 साल में 2 मरतबा करता है। क्वार्टरली का मतलब ये 1 साल में 4 मरतबा करता है। खैर, ये आपको मैंने बस एक ओवरव्यू दे दिया, ठीक है। अब ये देखते हैं कि जो एचएससी कैटेगरी लिखी हुई है ना, वाई वाई जी, ये देखिए लिखा हुआ है एक्स जी वाई, इसका क्या मतलब होता है। चलें चलते हैं, एक चीज़ देखते हैं। 4 तरह की ना एचएससी कैटेगरी होती है। एचएससी दुनिया भर के जर्नल्स को, यानी कि जो हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान है, वो दुनिया भर के जर्नल्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड करता है। उससे हम कहते हैं डब्ल्यू एक्स वाई एन जी, डब्ल्यू एक्स वाई एन जी, ठीक है। ये 4 कैटेगरीज होती हैं। तो सबसे जो हाई कैटेगरी होती है वो होती है डब्ल्यू कैटेगरी, देन वाई कैटेगरी, सॉरी देन एक्स कैटेगरी, देन वाई, देन जी। अगर आपका पेपर डब्ल्यू कैटेगरी में शाया हो गया, इसका मतलब ये है कि उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, और आप एकदम अच्छे उसके साथ अगर इंटरव्यू में जाएँ या फिर कहीं भी अप्लाई करें, तो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है आपका कि आपने डब्ल्यू कैटेगरी के जर्नल में आपने पब्लिश किया है। उससे नीचे एक्स है, उसके नीचे वाई है, उसके नीचे जी है, ठीक है। इसको मैं फर्दर ऑन आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से हम पहचान सकते हैं कि कोई भी जर्नल किस कैटेगरी में लाई करता है, ठीक है। मूविंग बैकवर्ड टुवर्ड्स अवर स्लाइड्स, तो हम यहाँ पर एक और चीज़ देखते हैं कि अच्छा, ये जर्नल्स की बात हो गई। मैंने पाकिस्तानी जर्नल्स का ओवरव्यू दे दिया आपको। अब हमारे पास यहाँ पर एक चीज़ और जान लें। कुछ होते हैं पेयर रिव्यूड जर्नल्स और एक होते हैं नॉन पेयर रिव्यूड जर्नल्स, ठीक है। अब व्हाट द डिफरेंस बिटवीन देम। तो पीयर रिव्यू जर्नल वो जर्नल होता है जिसकी एक बाकायदा क्रेडिबिलिटी होती है, किसी भी डेटा को या एविडेंस को पूरा जांचता है, उसको पूरा एक रिव्यूड प्रोसेस से गुजारता है, और उसके बाद आपका पेपर शाया होगा उस जर्नल के अंदर। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, द लैंसेट, जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, जामा, ये इंटरनेशनल जर्नल है। नॉन पेयर रिव्यू जर्नल्स वो होते हैं कि अगर आप यहाँ पर अपनी कोई रिसर्च पब्लिश करते हैं, तो यहाँ पर इतने मसला नहीं होता, और ये आपका पेपर वैसे ही शाया कर देते हैं, इसमें कोई चेक बैलेंस और इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। तो नेशनल ज्योग्राफी आपने पता ही, आप लोगों ने देखा होगा बचपन में बहुत ज़्यादा, टाइम मैगजीन, पॉपुलर साइंस है, तो ये नॉन पेयर रिव्यू जर्नल है। और यहाँ पर हमारा हमारा काम भी नहीं है। हमारा काम वो काम, क्योंकि हम मेडिकल स्टूडेंट्स और हेल्थ केयर से ताल्लुक रखते हैं, तो हमें पेयर रिव्यू जर्नल्स में जाना पड़ेगा, और ये देखना पड़ेगा कि एक तो वो पेयर रिव्यूड हो, दूसरा वो क्या हो, पबमेड इंडेक्स हो। समझ आएगी पबमेड इंडेक्स का मतलब, यानी कि वो जर्नल पबमेड को एक्सेस देता हो, ताकि पबमेड के ऊपर वो शो हो रहा हो, ठीक है। और तीसरा वो एचएससी कैटेगरी के अंदर डब्ल्यू एक्स या वाई की कैटेगरी में आना चाहिए, ठीक है। ये बात हो गई। अच्छा, उसके बाद मैं ज़रा आपको एक और चीज़ दिखा दूँ कि ये जो मैंने सॉफ्टवेयर खोला हुआ था, कौन सा सॉफ्टवेयर, ये वाला, ये एचएससी का है। इसे हम कहते हैं एचजेआरएस, एचएससी जनरल कंडीशन सिस्टम। कभी भी आपको अगर कोई रिसर्च पेपर शाया करना हो या पब्लिश करना हो, तो पहले आप इस वेबसाइट पे आ जाएँ, और जिस भी जर्नल पे शाया करना चाह रहे हैं, वहाँ पहले चेक कर लें कि आया कि एचएससी इसे रिकॉग्नाइज़ करती भी है
नहीं, या फिर HSC के सामने इसकी क्या वैल्यू है। ठीक है, चलिए मैं अपने पावर पॉइंट स्लाइड से कुछ देख लेता हूँ। जैसे यहाँ पर न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन आई हुई है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट मारता हूँ इसके ऊपर, HGRS के ऊपर। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसे कॉपी पेस्ट किया और इस जर्नल को देखा कि आखिर ये इसकी जो क्रेडेंशियल्स है वो क्या क्या है। ठीक है, ये ओके। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसकी जो डब्ल्यू कैटेगरी में आ रहा है, मतलब ये हाईली वैल्यूड जर्नल है, प्लेटिनम कैटेगरी है, अच्छी से रिकॉग्नाइज भी कर रही है। मतलब अगर आपने किसी भी सूरत में इस जर्नल पब्लिश कर दिया अपना अपना आर्टिकल, तो आपके रेज्यूमे में वो बहुत ज़्यादा वेटेज रखेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, जैसे हम जामा को देख लेते हैं, एक बारी की एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ये वाला उठा के देख लेते हैं, सही है। अच्छा, इसमें कॉपी पेस्ट किया कि ये डब्ल्यू कैटेगरी में आता है। ओके, सॉरी, ये परमिशन नहीं दे रहा। चलें, आई गेस कोई ग्लिच आ गया। वापस आते हैं अपने पावर पॉइंट स्लाइड के ऊपर। ओके, ठीक है। क्या मसला आ रहा है? अच्छा, ओके। आप लोग मुझे ज़रा बता दें कि यहाँ तक सारी बातें क्लियर थी, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। चैट पे बता दें बस, कैसे अनु लिखते हैं, रिएक्शन दे दें। थैंक यू सो मच। ओके, मतलब मैंने यहाँ तक अपनी बात क्लियर कर दी है कि जनरल ऑडिट क्या चीज़ होती है और जनरल किस तरह से हम बाकायदा अ, गुजार सकते हैं वेरिफिकेशन प्रोसेस। नाउ कमिंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्लाइड। नाउ अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक्स के ऊपर मजीद, कि सर्च इंजन डेटाबेसेस क्या होते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि सर्च इंजन और डेटाबेसेस में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, डेटाबेस क्या होता है, ये अ, एक मेडिकल सॉफ्टवेयर होता है जो कि डिफरेंट जर्नल से डेटा को अपने पास एक्सेस करवाता है। जैसे यहाँ पर पबमेड है, वेब ऑफ साइंस है, कॉकरेन है, स्कोपस सेशन है, ये सारे डेटाबेसेस हैं। गूगल स्कॉलर इज नॉट डेटाबेस, इट इज अ सर्च इंजन। ठीक है, सर्च इंजन मजीद क्या करता है कि ये बहुत सारे डेटाबेसेस को और बहुत सारे फील्ड्स को अपने अंदर रखता है। यानी कि इसके अंदर मेडिकल के आर्टिकल्स भी होंगे, इंजीनियरिंग के आर्टिकल्स भी होंगे, एस्ट्रोनॉमी के भी होंगे, मैथमेटिक्स के भी होंगे, केमिस्ट्री के भी होंगे, सबके होंगे। लेकिन डेटाबेस जो है ना वो स्पेसिफिक होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, पबमेड है, तो पबमेड में सिर्फ आपको जो है ना हेल्थ केयर और मेडिसिन के आर्टिकल्स मिलेंगे। कॉकरेन के अंदर मजीद स्पेसिफिक है, इसके अंदर आपको जो है ना आरसीटीज मिलती हैं बहुत ज़्यादा, यानी कि रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स। ठीक है, और मुमकिन तौर पर होता क्या है कि कुछ जर्नल्स पबमेड को कॉकेट देते हैं, कुछ स्कोपस को कॉकेट देते हैं, कुछ कॉकरेन को देते हैं। अच्छा, ये भी हो सकता है कि एक जर्नल डिफरेंट डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो, यानी कि पबमेड के साथ भी कनेक्ट हो, स्कोपस के साथ भी कनेक्ट हो और कॉकरेन के साथ भी कनेक्ट हो। ठीक है, तो बस ये बात है। और हमें होना करना क्या होता है कि हम गूगल स्कॉलर को ओवरऑल अहमियत नहीं देते। हम डेटाबेसेस को अहमियत देते हैं और कोशिश करते हैं कि अगर हमें कोई आर्टिकल सर्च करना है या उसके बारे में पढ़ना है, तो हम डेटाबेसेस को ही पॉकेट दें। तो आज जो हमारा फोकस रहेगा वो पबमेड के ऊपर रहेगा। पबमेड को ही हम सीखेंगे क्योंकि ज़्यादातर काम इस पे होता है। मतलब दुनिया में भी तकरीबन 80 से 85% काम, 80 टू 85% पबमेड पर ही होता है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर आपको बाकायदा बता दूं कि आप एक ज़बरदस्त टॉपिक किस तरह डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, पबमेड को ही इस्तेमाल करते हैं। कमिंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्लाइड, व्हाट इज अ मेडलाइन, क्या चीज़ होती है ये, पबमेड से रिलेटेड है। ठीक है, अच्छा, मेडलाइन इज द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, प्रीमियर बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस दैट कंटेन्स रेफरेंसेस टू जर्नल्स आर्टिकल्स इन द लाइफ साइंसेज। चलिए इसको छोड़ दें। मेडलाइन दरअसल एक लाइब्रेरी है, एक तरह से समझ लें। मेडलाइन भी डेटाबेस है, ठीक है, वो एक लाइब्रेरी है। तो मेडलाइन जो है ना, ये पुराने ज़माने में तकरीबन मेरे ख्याल से 1900 की दहाई से ही मौजूद है। जब से इंटरनेट की शुरुआत हुई थी, उस वक्त मेडलाइन मौजूद था। पहले लोग मेडलाइन ही यूज़ किया करते थे। ठीक है, लेकिन मेडलाइन अब एडवांस होके बहुत सारे शाखों में बढ़ गया। जैसे कि उसमें से पबमेड है। तो मेडलाइन करता क्या है कि पबमेड को अपने आर्टिकल्स का फ्री एक्सेस देता है। ठीक है, लेकिन उसके बनिस्बत जो डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेसेस हैं, जैसे कि स्टोरी है, एब्सको है, प्रो क्वेस्ट, जो आप स्लाइड पर देख भी रहोगे अभी, वहाँ पर वो पैसे, यानी कि वहाँ पर वो पेड है। तो अगर आपको आर्टिकल्स चाहिए मेडलाइन के, तो आप पबमेड पर ही जाएँ, आपको ज़्यादातर आर्टिकल्स फ्री में मिल जाएँगे। ठीक है, तो समझ आ गई बात। तो बस इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। मेडलाइन क्या होता है, आप पबमेड पे ही फोकस करें। ये तो मैंने ऐसे स्लाइड ऐसी ऐड कर दी है इसके अंदर।
हम आगे बढ़ते हैं और अब नाउ कमिंग टुवर्ड्स कि हम किस तरह से अब जो है सर्चिंग स्टार्ट करते हैं। मतलब अपना मेन टॉपिक शुरू करते हैं। 15 मिनट तक मैंने आपको सिर्फ ओवरव्यू दिया है। अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं, बेसिक्स ऑफ सर्चिंग। ठीक है, पबमेड के ऊपर। तो अगर आप गूगल पे आएंगे और गूगल पे आने के बाद अगर आप पबमेड सर्च करेंगे तो आपके पास ये विंडो खुल जाएगा जो आपके सामने दिख रहा है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन पबमेड के नाम से। ठीक है, पूरा खेल अभी हमें इसी पे खेलना है। ना अब पबमेड को चलाने के लिए ना इतना आसान नहीं है कि आप गए और जाके कुछ भी सर्च कर आपको मिल जाए, ऐसा नहीं होता। आपको ना यहाँ पर कुछ बेसिक मैथमेटिक्स सीखनी पड़ेगी इसको चलाने के लिए। तो यहाँ पर एनलिस्ट हुआ हुआ है, जैसे बुलियन ऑपरेटर्स के नाम से, एंड और नॉट के नाम से। फिर एक नेस्टिंग एक चीज़ होती है, एक ट्रंकेशन चीज़ होती है, और एक कोट्स और फ्रेजेस कोई चीज़ होती है, एक चीज़ होती है मैश। ये सब हम सीखेंगे डिटेल में। ठीक है, तो मुकम्मल फोकस के साथ यहाँ पर ध्यान दिएगा। हमारा आखिरी मकसद यही होगा कि हम ये सब कुछ सीखने के बाद हम ये जान लें कि जो बच्चे अमूमन परेशान हो रहे होते हैं कि हम किस टॉपिक पे रिसर्च करें, टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, फिर वो घूम घूम फिर के मेडिकल स्टूडेंट्स तरफ चले जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करना। ये सीख लेंगे, जिंदगी आसान हो जाएगी, जिंदगी भर ये काम आएगा। मुकम्मल फोकस के साथ कुछ भी नहीं करें, सिर्फ सुने और स्लाइड देखें। ठीक है, ये अपलोड हो जाएगा यूट्यूब के ऊपर, फिर आप देखते रहिएगा बाद में अगर रिवाइज करना हो तो। चलें, बुलियन ऑपरेटर्स में पहला हम पॉइंट स्टार्ट करेंगे एंड, और एंड नॉट से। अच्छा, आपने मैथमेटिक्स तो पढ़ा ही है। मैथमेटिक्स के जो सिंपल जो बेस होता है ना, जो बेस मैथमेटिक्स का वो सिर्फ एडिशन और सब्सट्रैक्शन है। ठीक है, ये ऑपरेशन है। सपोज करें आपने 2 लिखा, 2 अगर 2 और 2 के दरम्यान में आपने प्लस का साइन ऐड कर दिया तो ये एक ऑपरेशन है एडिशन का। तो इसका मतलब ये होता है कि 2 + 2 = 4। प्लस का साइन शो कर रहा है कि इन 2 और 2 को जमा कर दो, तो जमा करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। इस तरह से अगर आपने माइनस डाला तो इसका मतलब क्या होगा कि 2 - 2 = 0। ठीक है, तो ये ऑपरेशन है कुछ। अब मेडिकल या हेल्थ केयर के डेटाबेसेस के अंदर कुछ ऑपरेशंस होते हैं जिन्हें हम बूलियन ऑपरेटर्स कहते हैं। जस्ट लाइक इन मैथमेटिक्स, ये भी उस तरीके से काम करता है। कैसे, हम देख लेते हैं। अब व्हाट इज एंड, ये जो कैपिटल लेटर में आपको दिखा हुआ है AND एंड, फिर और लिखा हुआ है और नॉट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है हम पबमेड पे जाके देखते हैं। चलिए पबमेड पे चलते हैं। दिस इज द पबमेड सर्च इंजन। ठीक है, इसका सर्च बार है। मैं यहाँ पर एक सिंपल एक बिल्कुल रैंडम टॉपिक सर्च करता हूँ, ऐसे हाइपरटेंशन, बहुत बेसिक सा। ठीक है, मैंने यहाँ पर हाइपरटेंशन लिखा और मैंने बस सर्च दबा दिया। अब मेरे पास एक विंडो खुल जाएगा, आपको दिख रहा है। ठीक है, मेरे माउस के कर्सर पे ध्यान दिएगा। हाइपरटेंशन में लिखा, एक विंडो खुल गया। अब यहाँ पर नीचे मेरे माउस को देखिए कि यहाँ पे कितने रिजल्ट आ रहे हैं, 8353 रिजल्ट आ रहे हैं। ठीक है, मतलब ये जो रिजल्ट हैं, इतने रिसर्च पेपर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, एक मिनट क्लियर हो, ज़्यादा रिजल्ट आएंगे मेरे पास, हाँ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो हमारे पास तकरीबन 6,44,493 रिजल्ट आ रहे हैं हाइपरटेंशन से। मतलब इतने पेपर्स अब तक शाया हो चुके हैं। और भी कुछ चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि आप अगर लेफ्ट साइड पर आए तो यहाँ पर दिखा रहे हैं कि 1908 से लेकर 2024 तक कितने आर्टिकल्स शाये हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूँ तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। अब शो मोर रिजल्ट्स करूंगा तो वो आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, बहुत सारे आएंगे। मैंने क्या बताया कि एंड का क्या इस्तेमाल होता है। अगर मैं यहाँ पर एंड लगा दूँ, तभी सिर्फ समझे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। और एंड के साथ मैं चाह रहा हूँ कि मुझे वो आर्टिकल्स मिले जिसमें हाइपरटेंशन पे बात की गई हो और डायबिटीज पे बात की गई हो, लेट्स सपोज। ठीक है, बस ये मैंने सर्च कर दिया। और जब मैंने जैसे ही सर्च किया तो मुझे दिखा कि आर्टिकल्स की तादाद कम हो गई। पहले कुछ 6 लाख आर्टिकल्स थे, अब कुछ 1,33,000 आर्टिकल्स आ गए। मतलब मैंने अब इस सर्च बार को या सर्च इंजन को ये बताने की कोशिश की है कि मुझे वो आर्टिकल्स दो जिसमें हाइपरटेंशन पे भी बात हो और डायबिटीज पे भी बात हो। तो एंड का मतलब ये होता है कि ये एडिशन करता है। अब इसमें जितने भी आर्टिकल्स होंगे ना उन सब के ऊपर डायबिटीज और हाइपरटेंशन में बात हुई भी होगी। मैं फिर से एंड लगाता हूँ। ठीक है, अच्छा लेट्स सपोज मैं कैंसर लिख देता हूँ, ऐसे रैंडम में बात कर रहा हूँ। मैंने कैंसर लिख दिया। अब देखते हैं रिजल्ट और नैरो डाउन हो जाएंगे। देखिए अब सिर्फ 12,000 रिजल्ट बचे हैं। 12,000, 12,622। मतलब अब वो तमाम के तमाम आर्टिकल्स मौजूद हैं जिनके ऊपर हाइपरटेंशन, डायबिटीज एंड कैंसर के ऊपर बात की गई। ठीक है, जस्ट इन केस मैंने अगर मजीद इसे नैरो डाउन किया, ठीक है, और मैंने यहाँ पर ल्यूकीमिया लिख दिया आई गेस, चलो ठीक है, तो 181 रिजल्ट आ गए। तो मैं जितना ज़्यादा स्पेसिफिक होता जाऊंगा एंड लगा लगा के, ये रिजल्ट्स उतने ही कम होते जाएंगे और मुझे मेरे मेन गोल की तरफ या मेन एम की तरफ लेके जाते जाएंगे। ठीक है, तो एंड का मतलब ये होता है कि एंड से लगाने से ये होता है कि हम सर्च इंजन को ये बताते हैं कि हमें हमारा डिजायर्ड रिजल्ट दो जो हम चाह रहे हैं। ठीक है, नाउ अब आपसे आते हैं पावर पॉइंट स्लाइड पे।
हम देखते हैं कि एंड का इस्तेमाल हमने सीखा, अब और देखते हैं और का मतलब क्या होता है। मैं फिर से हाइपरटेंशन लिखता हूँ, ठीक है। मैंने हाइपरटेंशन लिखा और मैंने कैपिटल और लिख दिया। अब जब और लिखा ना तो फिर से चले डायबिटीज ही लिख देता हूँ। उस वक्त हमें हाइपरटेंशन में जो रिजल्ट मिल रहा था, फिर से एक मरतबा देख लेते हैं कितना मिल रहा था, कुछ 6 लाख के करीब। अब मैं देखता हूँ और लगा के अगर मैं डायबिटीज लिखूँ, ठीक है, तो अब कितने रिजल्ट मिलते हैं। रिजल्ट बढ़ जाएंगे यकीन तो 14 लाख रिजल्ट हो गए। पहले जब मैंने एंड लगाया था डायबिटीज करके तो रिजल्ट घट गए थे, अब बढ़ गए। इसका मतलब पता है क्या हुआ। अब मैंने सचिन जिनको ये कहा है कि मुझे वो आर्टिकल्स दो जिसपे या तो हाइपरटेंशन पे बात हुई हो या डायबिटीज पे बात हुई हो। तो मतलब इसमें 3 कैटेगरी मुझे दे दी है। एक वो पेपर जिसमें सिर्फ हाइपरटेंशन पे बात हुई है, एक वो पेपर्स दिए जिसमें सिर्फ डायबिटीज पे बात हुई है, और दूसरे वो पेपर्स दिए हैं जिसमें दोनों पे बात हुई है। तो और का मतलब ये होता है या तो हाइपरटेंशन या तो डायबिटीज। अगर मैं एंड लगाऊं तो मैं बोलूंगा मुझे दोनों चाहिए। अगर मैं और मजीद बढ़ाऊं ना, मैं फिर कैंसिल लिख देता हूँ। तो अब जो रिजल्ट्स की तादाद है वो मजीद शूट कर जाएगी। ये देखें 64 लाख तक चली गई रिजल्ट। 64 लैक्स बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो और का इस्तेमाल ये होता है। तो एंड और हमने सीख लिया। आप फिक्र नहीं करें, ये सब बहुत कुछ बाकी है सीखने को, इसमें बेसिक्स पर है। नॉट, व्हाट इज नॉट, नॉट का क्या मतलब होता है। अब मैं फिर से हाइपरटेंशन लिखता हूँ, ठीक है। मैं फिर से सर्च करता हूँ, हाइपरटेंशन सर्च किया, मुझे वही 6 लाख रिजल्ट मिले। अब अगर मैं नॉट लगाऊँ ना, नॉट मैं फिर डायबिटीज लिख देता हूँ, देखते हैं क्या होता है। रिजल्ट कम हो गए, 6 लाख से 5 लाख हो गए। अब मैंने सर्च इंजन को ये बताया है, सर्च बार को ये बताया है कि मुझे वो पेपर्स दो जिस पे हाइपरटेंशन पे बात हुई हो और डायबिटीज उसमें शामिल नहीं हो, ठीक है। तो तभी रिजल्ट कम हो गया है। मतलब वो तमाम के तमाम पेपर्स अब हट गए हैं जिन पे डायबिटीज पे बात की गई थी। सिर्फ वही पेपर्स छाया हुए हैं, मेरे सामने आ रहे हैं जिन पे हाइपरटेंशन मौजूद है और डायबिटीज की बात नहीं है। अब अगर मैं जस्ट इन केस अगर नॉट, और घट गया रिजल्ट, तो अब वो सारे रिजल्ट आ रहे हैं जिसपे कैंसर भी नहीं है, डायबिटीज भी नहीं है, सिर्फ हाइपरटेंशन। अच्छा, इसमें एंजाइटी हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन बस डायबिटीज और कैंसर नहीं हो। ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ तक। आप लोग मुझे बता दें चैट बॉक्स पर, तक मैं देख लूँ कि आप लोगों को यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। ओके, थैंक यू सो मच। हाउ टू एक्सेस स्कोपस हम खुद परेशान है सामने। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच, हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने सिर्फ 3 बेसिक बुलियन ऑपरेटर सीख लिया, अब मजीद आगे आता है। व्हाट इज नेस्टिंग, नेस्टिंग क्या होती है, ठीक है। ट्रंकेशन क्या होती है, और कोड्स और फ्रेजेस क्या होते हैं। नेस्टिंग हम देखते हैं पहले। अब अगर मेरे पास कोई ऐसा टर्म है जो कि ऐसे कर लेते हैं जैसे कि नेस्टिंग छोड़ते हैं, नेस्टिंग एंड में आते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं फ्रेजेस, यानी कि हम ट्रंकेशन किस तरह कर सकते हैं। ये यूज ऑफ कोटेशन का मतलब क्या होता है, पहले ये देखें, नेस्टिंग में बाद में बताता हूँ। यूज ऑफ कोटेशन और फ्रेजेस का मतलब क्या होता है। अच्छा, वापसी आते हैं। अगर हमारे पास कोई मैं फ्रेज यूज कर रहा हूँ जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब देखें ये कंपाउंड वर्ड है, ये एक सिंगल वर्ड नहीं। अब मैं आपको दिखाना क्या चाह रहा हूँ कि जो हाई ब्लड प्रेशर है, ठीक है, तो अब हो क्या रहा है कि मेरे पास यहाँ पर, अच्छा ये देखिए, यहाँ पर हाई ब्लड प्रेशर एक साथ लिखा हुआ है, यहाँ पर सिर्फ ब्लड प्रेशर लिखा हुआ है, ठीक है। मुझे क्या चाहिए था, हाई ब्लड प्रेशर चाहिए था, और यहाँ पर सिर्फ ब्लड प्रेशर है। तो इसके लिए मुझे करना ये होगा कि मैं दोनों तरफ डबल कोट्स लगा दूंगा। मैं अगर डबल कोट्स लगा दूं दोनों साइड पे, तो मैं सर्च बार को ये बता रहा हूँ कि मुझे सिर्फ वही वर्ड देना जिसमें हाई ब्लड प्रेशर का जो कंपाउंड यानी कि फ्रेज है वो पूरा का पूरा है। मुझे सिर्फ प्रेशर नहीं बताना, मुझे सिर्फ ब्लड नहीं बताना, मुझे सिर्फ हाई नहीं बताना, मुझे ये तीनों वर्ड्स एक साथ चाहिए। मैं सर्च करूंगा तो रिजल्ट कम हो गए। अब जितनी भी सर्चेज आए हैं मेरे पास उन सब में हाई ब्लड प्रेशर लिखा होना ज़रूरी है, लाजमी है, फ़र्ज़ है इसके ऊपर। अब हो ही नहीं सकता कि मुझे वो सिर्फ प्रेशर या सिर्फ ब्लड प्रेशर या सिर्फ हाई के लफ्ज़ दे दे। मैं अगर नीचे जाता जाऊँ मुझे लाजमी हाई ब्लड प्रेशर मिलेगा मिलेगा, क्योंकि मैंने उसे ऐसा कहा है। दिस इज द यूज ऑफ कोट्स। मैं सबको अभी कंबाइंड यूज करके दिखाऊंगा आपको, टेंशन ना लें, ठीक है।
ये हाइब्रिड इस तरह इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, ये एस्टेरिस्क ट्रंकेशन ऑफ वर्ड्स कैसे हम करते हैं, एस्टेरिस्क का मतलब क्या होता है, ठीक है। अच्छा, ये हम देख लेते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के अंदर ना होता ये है कि वो उससे ना बहुत सारे एक्सटेंशंस बहुत होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ सेल फ़ोन की, ठीक है, अगर मैं सेल फ़ोन लिख देता हूँ और अगर मैं इसको एंटर करता हूँ, तो मेरे पास कुछ इस तरह के रिज़ल्ट आए। अगर मैंने सेल फ़ोन के आगे एस्टेरिस्क डाल दिया, ठीक है, तो और अगर मैंने इसे सर्च किया, अच्छा, ये देखें, एस्टेरिस्क का मतलब ये होता है कि सेल फ़ोन से एक्सटेंड हुए हुए जितने भी वर्ड हैं, वो मुझे दो। मतलब ये हुआ कि सेल फ़ोन के साथ लगे हुए वर्ड्स। अच्छा, मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, नीचे देखें, यहाँ पर सेल फ़ोन अकेला लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेल फ़ोन डीबी। मतलब ये हुआ कि सेल फ़ोन से एक्सटेंड हुआ हुआ वर्ड है ये। ड्राइव असल लफ्ज़ ड्राइव है, कि जो हमारा मेन वर्ड है उससे कुछ वर्ड्स ड्राइव हो सकते हैं, जैसे सेल फ़ोन डीबी ये ड्राइव हुआ हुआ वर्ड है, ठीक है? ये सेल फ़ोन डीबी आ रहा है, ये ड्राइव हुआ हुआ वर्ड है। अच्छा, मैं कुछ और यूज़ करके देखता हूँ, मैं एंग्ज़ायटी पे लगा के देखता हूँ इसे। एक्सट्रैक्ट्स लगाऊँ एंग्ज़ायटी के ऊपर। अ, अब जितने भी वर्ड्स होंगे ना जो एंग्ज़ायटी से ड्राइव हुए हुए होंगे, वो स्ट्रेस की वजह से आना शुरू हो जाएँगे। जैसे एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर्स हो गए, एंग्ज़ायटी डिप्रेशन हो गया, अम, शॉर्ट ये हो गया, एगोराफोबिया हो गया, सोशल एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर हो गई। मतलब इसका मतलब ये होता है कि एंग्ज़ायटी से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं, उनसे ड्राइव हुए हुए, वो सच ने हमें दिखाना शुरू करता है। खैर, ये हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते, लेकिन बस बताने का मकसद ये था कि कभी आपको ज़रूरत पड़े तो इसे आप यूज़ कर लेना। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी आगे जाके तो मैं इसे यूज़ करके आपको प्रॉपर तरीके से दिखाऊँगा कि किस तरह से काम करता है, ठीक है? मैं आपको लास्ट ले चलता हूँ, जो मेन है हमारा नेस्टिंग या पैरेंथेसिस, इसको हम किस तरह यूज़ करते हैं। अब नेस्टिंग या पैरेंथेसिस को यूज़ करने के लिए ना हमें पहले से एंड और नॉट का पता होना चाहिए था और कोटेशंस का पता होना चाहिए था, ठीक है? वापस चलते हैं अपने पबमेड इंजन के ऊपर। मैं फिर से आपको वापस लेके चलता हूँ हाइपरटेंशन पे। अगर मैं हाइपरटेंशन सर्च करूँ, ठीक है? मैंने सर्च कर दिया, ठीक है? अब मैं यहाँ पर लगाऊँगा एंड के सपोज़ करें एंड, एंड लगा के फिर से डायबिटीज़ सर्च कर देता हूँ। चलिए, डायबिटीज़ सर्च कर दिया, ठीक है? अब मुझे वो आर्टिकल्स मिल रहे हैं जैसा हमें पता है कि जिसमें हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ दोनों मौजूद हों। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर और लगाऊँ, ठीक है? और मैं हाई ग्लूकोज़ लेवल यूज़ करूँ, ठीक है? अब जो हाई ग्लूकोज़ लेवल है, आपको पता है कि इसका मतलब भी डायबिटिक ही कंसिडर किया जाएगा। जस्ट इन केस अगर एक बात कर लेते हैं कि हाई ग्लूकोज़ लेवल, ठीक है? अब अगर मैं इसे सर्च करूँगा ना, तो मुझे रिज़ल्ट मेरे अपने मुताबिक नहीं मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ मतलब इसका मतलब क्या है? क्योंकि मैंने बताया कि ये बेसिक मैथमेटिक्स है, तो अगर मैं यहाँ पर पैरेंथेसिस का इस्तेमाल कर लूँ, यानी कि ब्रैकेट्स लगा दूँ, ठीक है? अब अभी मैं सर्च करूँगा, पता है क्या होगा? अब मैं सर्च बार को ये कहूँगा कि मुझे वो आर्टिकल्स दो कि उसमें या तो हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ पे बात हुई हुई हो और हाइपरटेंशन हाई हाई ग्लूकोज़ लेवल पे बात हुई हो। और चूँकि हाई ग्लूकोज़ लेवल देखिए कंपाउंड वर्ड है, तो मुझे चाहिए कि मैं इन दोनों के दरमियान में कोट्स लगाऊँ, ठीक है? क्या लगाऊँगा? डबल कोट्स लगाऊँगा, क्योंकि ये एक फ्रेज़ है, कंपाउंड वर्ड है, ज़रूरी है लगाना, अदरवाइज़ मुझे रिज़ल्ट मेरे मुताबिक नहीं मिलेगा। तो हाइपरटेंशन एंड ब्रैकेट डायबिटीज़, और क्योंकि ये सिनोनिमस है डायबिटीज़ का हाई ग्लूकोज़ लेवल, इस वजह से मैंने और लगाया है। तो हमें ताकि हमें दोनों आर्टिकल्स मिल जाएँ, ठीक है? फिर हमने डबल कोट्स से इसे क्लोज़ किया और हमने ब्रैकेट लगा दिया। अब हम सर्च करते हैं। तो अगर हम सर्च करेंगे, तो अब हमें देखिए यहाँ पे क्या मिलता है। डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन मिला, डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ मेलाइटस, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड ग्लूकोज़ कहाँ पर है, कहाँ पर है? सर्च करना पड़ेगा आगे जाके, शायद मिल जाए आगे। ये रिज़ल्ट बहुत आगे होंगे। मैं इसको काम करता हूँ, चेंज कर देता हूँ। एक काम करते हैं, ये कर लेते हैं ताकि ज़्यादा आसानी हो जाए।
इस तरह से सर्च कर लेते हैं, हाइपरटेंशन और हाई, मैंने डबल कोट्स लगाए, हाँ, अब सर्च आई सब मिल जाएगा। ये देखें, मिल गया। ठीक है। अब अब मुझे जो आर्टिकल्स मिले हैं ना, वो ऐसे मिले हैं कि डायबिटीज, ऐसे आर्टिकल्स मुझे मिले हैं जो या कि डायबिटीज हाइपरटेंशन में बात कर रहे हो या फिर डायबिटीज हाई ब्लड प्रेशर पे। तो ये आर्टिकल है डायबिटीज हाइपरटेंशन में बात कर रहा है, डायबिटीज हाइपरटेंशन, डायबिटीज हाइपरटेंशन। यहाँ पर ऑथर ने ब्लड प्रेशर का लफ्ज यूज किया हुआ है, हाई ब्लड प्रेशर का लफ्ज यूज किया हुआ है। तो उसने मुझे वो आर्टिकल भी दे दी जिसके अंदर हाई ब्लड प्रेशर भी मौजूद था। हम और आगे देंगे तो हमें और मिल जाएंगे। ये देखिए, ये मिला ब्लड प्रेशर, फिर आएगा ब्लड प्रेशर, ये देखिए ब्लड प्रेशर आया। ठीक है। तो इसका मतलब ये है, अगर हम जो ब्रैकेट्स का इस्तेमाल है वो इसीलिए इस्तेमाल होता है कि हम एंड और या नॉट को एक तरीके कार के साथ इस्तेमाल कर सकें, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बना के इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, ताकि ये बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स है जिस तरह से, तो उसमें यहाँ पर प्लस कर दिया जाए और यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया जाए, तो डायबिटीज एक मतलब हाइपरटेंशन के साथ मल्टीप्लाई होगा और एक मतलब हाई ब्लड प्रेशर के साथ मल्टीप्लाई होगा। बिल्कुल यही बात यहाँ पर इस्तेमाल होगी। ठीक है। अच्छा, आगे अब मैं आपको एक चीज सिखाऊंगा जो कि मैश होगा। उससे पहले मुझे बताएं, यहाँ तक बात क्लियर है? हाँ, ये सॉलिड मेरे को सही कहा। ट्रंकेशन एग्जाम में डायबिटीज में जो है ना, वो आपने ट्रंकेशन लगाते तो डाइबेक्ट करते तो डायबिटीज या डायबिटिक्स आ जाता। अच्छा, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। सॉलिड ने सही कहा। अगर मैं यहाँ पर डायबेट लगा दूँ और अगर मैं यहाँ ट्रंकेशन लगाऊँ, तो अब यहाँ पर जो ड्राइव वर्ड्स है ना वो आना शुरू हो जाएंगे। डाइबेट से ड्राइव वर्ड्स हैं। ठीक है, ये देखें डायबिटीज आ गया, ये डाके डायबिटिक, यहाँ पे डायबिटीज लिखा हुआ है और यहाँ पे डायबिटिक लिखा हुआ है। तो डाइपेट के साथ जो ड्राइव वर्ड्स हैं वो ई एस और आई सी के साथ आ गए। खैर ये तो ज़्यादा इस्तेमाल करते नहीं है, इसे हम इसको इतना फोकस नहीं करें। मैं आपको मैश की तरफ लेके जाना चाहता हूँ कि व्हाट इज मैश। ये बहुत ज़रूरी है और बच्चे बहुत कंफ्यूज भी होते हैं। ठीक है। तो अभी तक हमने जो सीखा है ना, वो सीखा है ये अभी तक हमने वैसे सिर्फ बेसिक सीखी है। अभी टॉपिक डिसाइड कैसे होता है वो मैं बताऊंगा, इसकी स्ट्रेटेजी कैसे बनती है। तो एंड और एंड नॉट सीखा हमने, नेस्टिंग सीख ली, ट्रंकेशन सीख ली, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यूज होता है लेकिन खैर बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता। कोटेशन सीख लिया। मैश पे आते हैं, व्हाट इज अ मैश नाउ, कमिंग टुवर्ड्स द मैश। अब ये सारी चीज़ें हैं, तो अगर आप एडवांस पे जाएं, एडवांस पे क्लिक करेंगे नीचे, तो आपके पास एक नया विंडो खुलेगा। आप ड्रॉप डाउन करें, ड्रैग डाउन करें इसे, और यहाँ पर आ रहा है मैश टेक लफ्स। तो यहाँ पर आप मैश पे क्लिक करेंगे तो एक नया विंडो खुल जाएगा। दिस इज द मैश। अब मैश का मतलब क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से कान नाक आँख सब खोल के सुनना। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, मैं भी एक साल तक कंफ्यूज रहा था। मैश का मतलब क्या होता है? इसका एब्रीविएशन है मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग्स। ठीक है। दुनिया के अंदर ना बहुत सारी ज़बानें हैं, इंग्लिश है, जापानीज, स्पेनिश, चाइनीज, बहुत सारे। सिर्फ इंग्लिश में आर्टिकल पब्लिश नहीं होते, बल्कि हर जबान में आर्टिकल पब्लिश होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम डायबिटीज़ को जैसे कि दो अल्फाज हैं, सो डायबिटीज़ भी कहते हैं और शुगर भी कहते हैं। हाइपरटेंशन को हाइपरटेंशन भी कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। ठीक है। और भी हम ले लें, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि हम उर्दू में बिल्ली को क्या कहते हैं, बिल्ली कहते हैं, इंग्लिश में कैट कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अरबी में क्या कहते हैं, हुरैरा कहते हैं। ठीक है। तो अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर अलग अलग वर्ड्स के अलग अलग मायने होते हैं। तो ऑथर क्या करता है पता है, कभी वो सपोज करें कि वो हाइपरटेंशन लफ्ज यूज कर सकता है, मतलब कॉन्सेप्ट एक ही होगा, हाई ब्लड प्रेशर ही होगा, तो उसको हम हाइपरटेंशन भी बोल सकते हैं, उसको हाई ब्लड प्रेशर भी बोल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, डायबिटीज को हम डायबिटीज भी बोल सकते हैं, शुगर भी बोल सकते हैं। तो अब हम क्या कर ऐसा क्या करें कि हमें सारे के सारे आर्टिकल्स मिल जाएं और हमें सारे वर्ड्स इस्तेमाल करना ना पड़े। ठीक है। तो इसीलिए पबमेड के अंदर, बल्कि और भी डेटाबेस है उसके अंदर, एक होता है, इसे हम कहते हैं कंट्रोल वोकेबलरी। वोकेबलरी को कंट्रोल करता है ये। कैसे? मतलब ये कि अगर मैंने हाइपरटेंशन लिखा, जस्ट इन केस मैं यहाँ पर लिखता हूँ, बल्कि हाइपरटेंशन में हाई ब्लड प्रेशर लिखता हूँ। ठीक है। मैं लिखता हूँ हाई ब्लड प्रेशर। जब मैं हाई ब्लड प्रेशर लिखूंगा और मैं जब मैश पे डालूंगा सर्च पे, ठीक है, अब देखिए मैश में जब मैंने डाला ना इसका रिजल्ट, तो मुझे हाई ब्लड प्रेशर का लफ्ज मिला ही नहीं, मुझे क्या मिल रहा है, हाइपर टेंशन मिल रहा है। तो
मैश क्या करता है कि हाइपरटेंशन की जो डेफिनेशन है वो बताता है, और अगर मैं इससे यहाँ पे क्लिक करूँ, ठीक है, और इससे ऐड टू सर्च बटन लगा दूँ यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाइपरटेंशन एंड मैश। अब जब मैं ये साथ में जो ब्रैकेट में मैश लिखा हुआ है ना, अगर मैं इसको सर्च इन पबमेड पे क्लिक करूँ, ठीक है, तो आपको एक जल्द दिखाता हूँ, लेकिन क्या हुआ। तो अब मुझे वो तमाम के तमाम आर्टिकल्स मिलेंगे, वो चाहे किसी भी ज़बान में पब्लिश हुए हों, उसका मकसद जो भी हो, उसका जो रिसर्चर होगा ना, उसने जो कॉन्सेप्ट पेश किया होगा वो हाइपरटेंशन का ही किया होगा, ठीक है। तो जब मैश लग जाए ना, इसका मतलब ये होता है कि आप जिस जिस वर्ड को आप सर्च करना चाह रहे हैं वही वर्ड आपको मिले, ठीक है। अच्छा, इसके लिए हम फिर से एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे चलिए मैं लिख देता हूँ मल्टीपल स्क्लेरोसिस, लिख के देखें। नहीं, क्या लिखें, हेमरेज लिख के देखते हैं, नहीं, एंजाइटी लिखते हैं, देखते हैं एंजाइटी के लिए मुझे क्या लफ्ज़ देता है। अच्छा, अब देखें, अब जब मैंने मैश पे एंजाइटी डाला तो इसमें एंजाइटी के बहुत अलग अलग डेफिनेशन आ गए, ठीक है। एंजाइटी एक चीज़ होती है, परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है, डेंटल एंजाइटी होती है, एंटी एंजाइटी। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि तुम आखिर में चाहते क्या हो, तुम एंजाइटी की तो बहुत सारे डेफिनेशंस होती हैं, ठीक है, तुम क्या चाहते हो। तो मैं कहूँगा भाई मुझे जो है ना एंजाइटी डिसऑर्डर्स चाहिए। जब मैं इस पे क्लिक कर दिया, जैसे मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है, मैं कहूँगा मुझे ये भी चाहिए, मुझे फोबिया सोशल भी चाहिए, ठीक है, मुझे पेशेंट हेल्थ क्वेश्चनर भी चाहिए, जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर भी चाहिए। ये सब मैंने क्लिक किया, मैंने ऐड टू सर्च बिल्डर किया। जब मैंने किया ना, उसने खुद से ही पूरी स्ट्रेटेजी बना दी। अब यहाँ पर देखते जाओ हो रहा क्या है। एंजाइटी डिसऑर्डर मैश एंड, फोबिया सोशल मैश एंड, पेशेंट हेल्थ क्वेश्चनियर मैश एंड, जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर, ठीक है। एंड का मतलब क्या हुआ, अब जब मैं इसे सर्च इन पबमेड करूंगा तो इसके दो फवायद होंगे। एक तो ये होगा कि मुझे वो तमाम के क्या हुआ, ग्लिच आ गया। ओके, हाँ ये देखें। अच्छा, यहाँ पर मैंने दो चीज़ें, एक एंजाइटी ली और एक डेंटल एंजाइटी ली, तो दोनों के आगे मैश लगाया, मेडिकल सब्जेक्ट है। अब मैं सर्च बार को ये बता रहा हूँ कि मुझे वो तमाम के तमाम रिजल्ट्स दो जिसमें एंजाइटी एज अ कॉन्सेप्ट, जो मैश के अंदर डेफिनेशन आपने देखा ना, सब जितनी भी हेडिंग्स उनकी डेफिनेशन लिखी हुई है, उस डेफिनेशन पे पूरी उतरती हो। मुझे वो तमाम आर्टिकल्स चाहिए जिसमें उस पर बात की गई होगी, उस डेफिनेशन के मुताबिक। इस तरह डेंटल एंजाइटी मैश, इसका मतलब ये होगा कि मैं से ये कह रहा हूँ कि मुझे डेंटल एंजाइटी के वो टॉपिक्स दो जो जो मैश के डेफिनेशन को उतरता है, ठीक है, जो इंटरनेशनल डेफिनेशन है। अगर ऑथर ने डेंटल एंजाइटी का मतलब कुछ और लिया है तो मुझे उससे गर्ज नहीं, जो मैं चाह रहा हूँ ना वो मुझे मिले, इसलिए उसको मैश कहते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आपको कुछ और बात बता दूं मैश के हवाले से। अब मैश ज़रूरी क्यों है, मैश इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो कीवर्ड्स हम यूज़ कर रहे हैं वो हो सकता है उन उन वोकेबलरीज को अपने अंदर ना रखते हो जो किसी रिसर्चर ने किसी और नेम के साथ इस्तेमाल किया। उसका आइडिया कुछ और हो लेकिन उसका मतलब कुछ और हो। अच्छा, ये बड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है। तो मैं, चलें आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेके चलता हूँ कि हम किस तरह से एक सर्च स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, ठीक है। पहले ये बता दें कि यहाँ तक मैश कम से कम क्लियर हुआ, अभी और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, अभी बहुत चीज़ें आगे बढ़ेंगी। मुझे बता दें अगर आप लोगों को कम से कम ये क्लियर हुआ है तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। मैसेजेस आ रहे हैं या नहीं। काइंड ऑफ कंफ्यूजन, हाँ कंफ्यूजिंग है बिल्कुल, मुझे पता है, अभी मैं बताता हूँ क्यों कंफ्यूजिंग है, मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, मैश, हाँ हाँ, अभी मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैशन कीवर्ड पे डिफरेंस क्या होता है मैं सब बताने में, अभी सर्च स्ट्रेटेजी पूरी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब हम बाकायदा चलते हैं कि कैसे हम अपने कीवर्ड्स को और मैश को मिला के एक बिल्कुल एक सर्च स्ट्रेटेजी बनाएंगे,
और अपना टॉपिक डिसाइड करेंगे। हमारा मकसद आज के सेशन में क्या था कि हम टॉपिक डिसाइड कर सकें कि हमें रिसर्च किस चीज़ पे करनी है। ठीक है, सब कुछ क्लियर होगा इंशाल्लाह। चलें आगे, साथ साथ रहें, सफ़र आसान है, थोड़ा सा लंबा है। मैंने एक सप्लीमेंट्री ऐसे ही कुछ थोड़ा सा आपके हेल्प के लिए एक चीज़ पहले से तैयार कर रखी है। नाउ अब अगर आपको किसी चीज़ पे रिसर्च करनी है, सब कुछ अभी क्लियर होगा, सिर्फ सुनते जाए मुझे, मैं फिर सब कुछ फिर से रिवाइज करूंगा। अब अगर आपको रिसर्च करनी है तो बहुत परेशानी होती है, अब क्या करें, हम कहाँ रिसर्च करें, इतने मेडिकल सब्जेक्ट्स हैं, इतनी फील्ड्स हैं, क्या करें। तो पहली बात, आप जब भी रिसर्च करो ये सोच के करो कि आपको आगे परसू क्या करना है। आपको ऑर्थोपेडिक्स में इंटरेस्ट है, कार्डियोवास्कुलर से इंटरेस्ट है, गायनोकोलॉजी में है, साइकेट्री में है, डर्मेटोलॉजी में, जिस फील्ड में इंटरेस्ट है ना, उस फील्ड में रिसर्च करो। आप जा रहे हैं साइकेट्री के अंदर, आपकी पब्लिकेशंस कार्डियोवास्कुलर में, कोई फायदा नहीं होगा। आपसे इंटरव्यूअर पूछेगा कि आपकी पब्लिकेशन सीरियस के अंदर है, आप साइकेट्री में क्या कर रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं होगा। तो जिस फील्ड में जानी है उस फील्ड में रिसर्च करनी है। ठीक है, पहली बात तो ये। अब चलते हैं, सपोज करें मेरा मेरा इंटरेस्ट साइकेट्री में, ठीक है, तो मैं अभी साइकेट्री पे ही काम करूंगा। तो फील्ड ऑफ स्टडी मेरी क्या, साइकेट्री। अब जैसी साइकेट्री आई तो अब मैं सोचता हूँ कि मुझे साइकेट्री पे रिसर्च करनी है, तो मेरे जहन में साइकेट्री का ओवरऑल ओवरव्यू होना चाहिए। मुझे पता होना चाहिए कि साइकेट्री के अंदर कौन कौन से डिजीज हैं, कौन कौन सी मेडिसिन दी जा रही हैं, कौन कौन से साइड इफेक्ट्स हैं। ठीक है, प्यूपल्स का इसका परसेप्शन क्या है, साइकेट्री की कितनी ज़्यादा वेटेज है, एविडेंस क्या है, थोड़ा बहुत मुझे नॉलेज होना चाहिए। तो मेरा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जैसे कि मैं सेकेंडरी बोर्ड में गया, मेरी प्रिपरेशन भी लगी, एंजाइटी के पेशेंट्स आते थे बहुत ज़्यादा। तो एक डिजीज़ होती है, हम कहते हैं जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। मैंने सोचा यार चलो कुछ नहीं, इस पर रिसर्च करते हैं ना, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के ऊपर। पेशेंट्स आ रहे थे, मैंने देखा अभी मुझे कुछ करना नहीं है, मुझे सिर्फ एक वर्ड पता है, कीवर्ड पता है, इसका नाम क्या है, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। ठीक है, अब मैं वहाँ बैठा हूँ, अब मैं कह रहा हूँ यार इस पर रिसर्च करनी है, इस पर मैं क्या रिसर्च कर सकता हूँ। ठीक है, मैं कुछ नहीं कर रहा अभी, सिंपल मैं जाता हूँ, ठीक है, पबमेड के सर्च इंजन पे, और यहाँ पर सिर्फ लिख देता हूँ, कुछ नहीं कर रहा मैं। अभी देखिए टॉपिक बनेगा किस तरह से, इंटरेस्टिंग है, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। मैंने सिर्फ ये किया और सर्च कर दिया। ठीक है, अच्छा जब मैं सर्च करता हूँ तो ठीक है, मेरे पास कुछ टॉपिक्स आ रहे हैं, सिर्फ मैं हेडिंग्स देखूंगा और कुछ नहीं करूँगा। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर आया, बायोलॉजिकल मार्कर्स आए, रिवेस्टेड आया, कॉन्सेप्चुअल आया। ठीक है, मैं ऐसे बस ऊपर से देख रहा हूँ, कुछ नहीं देख रहा। अच्छा, कॉन्टेम्पोरेरी ट्रीटमेंट अप्रोचेस, ये क्या चीज़ है, मेरा ध्यान क्लिक कर रहा है, ये क्या चीज़, ये क्या बात कर रहे हैं। जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर डिप्रेशन कॉन्टेम्पोरेरी ट्रीटमेंट अप्रोचेस। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैंने एक मरतबा देख लिया। अब मैंने मैं ज़हन को दौड़ाया, मैंने देखा कि यार मैं जिमिंग करता हूँ, मैं एक्सरसाइजेस करता हूँ। मैं जब भी एंजाइटी में होता हूँ ना, डिप्रेशन में होता हूँ, तो जब भी मैं एक्सरसाइज करता हूँ ना, तो मेरा जो ज़हन है ना अच्छा हो जाता है, मुझे अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है, मेरा डोपामिन रश आता है। मैं कहता हूँ चलो यार क्या ऐसा हो सकता है कि जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर का जो रिलेशन है वो एक्सरसाइज के साथ हो सकता है क्या? क्या सच में ऐसा है जो मैं महसूस कर रहा हूँ? अच्छा ठीक है, तो मैं कहता हूँ चलो एक कीवर्ड मेरा जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर हुआ और दूसरा कीवर्ड क्या हुआ, एक्सरसाइज हुआ। ठीक है, अच्छा एक्सरसाइज करने के बाद क्या होता है कि मेंटल वेलबींग मिलती है, मतलब मेरा मूड अच्छा हो जाता है। ठीक है, ओके सही, ये बात हो गई। तो मैंने बस ये सोचा है कि यार ये 3 टॉपिक्स हैं जो मुझे, ये 3 कीवर्ड्स हैं जिन पे मुझे काम करना है। अब कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड एक वर्ड है जिसको लेके आप काम करोगे। ठीक है, तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, इसकी एक सर्च स्ट्रेटजी बनाते हैं, इसको पब्मेड पे डाल के देखते हैं इसके ऊपर रिसर्चेस मौजूद है भी या नहीं। ठीक है, मैं इन तीनों को, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर एंड एक्सरसाइज एंड मेंटल वेलबींग करके जरा पबमेड पे डाल के देखता हूँ, मुझे देखता हूँ कि क्या इस पे रिसर्चेस मौजूद हैं या नहीं। ठीक है, एंड क्या था हमारा, एक्सरसाइज था, एक्सरसाइज था एंड मेंटल वेलबींग। मैंने सर्च कर दिया। ठीक है, अच्छा देखता हूँ मुझे रिजल्ट मिलते हैं नहीं, ओहो मुझे रिजल्ट मिल गया भाई, मुझे बाकायदा रिजल्ट मिले हैं, मुझे पता है कि भाई इस पे रिसर्चेस हैं मौजूद, मतलब ये टॉपिक अच्छा है, लोग पहले से जानते हैं ये टॉपिक पे काम हो रहा है। मुझे कितने रिजल्ट मिले हैं, 570 रिजल्ट। अभी ये काम, मुझे 570 रिजल्ट चाहिए नहीं, मुझे कम से कम ना इसको इतना नैरो डाउन करना है, इतना नैरो डाउन करना है कि मुझे जो है 50-40 रिसर्चेस मिले जिसको मैं बाकायदा काम करूँ। मतलब मेरा एम और जो स्कोप ऑफ स्टडी हो इतना ज़्यादा नैरो, इतना ज़्यादा स्पेसिफिक हो कि बस मुझे पता हो कि मुझे करना क्या है। और अभी बिल्कुल मैं क्लूलेस हूँ, मुझे कुछ नहीं पता मुझे क्या करना है, लेकिन मैं 5 मिनट के बाद मुझे पता चल जाएगा मुझे क्या करना है। ठीक है, अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि मैंने कहा कि जब मैं सेक्रेटरी पे रिसर्च कर रहा हूँ तो इसके बारे में मुझे नॉलेज है।
तो मुझे एक बात पता है कि जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर को हम जीएडी भी कहते हैं, ऐसा ही है, ठीक है। तो और लगा देंगे, अगर किसी रिसर्चर ने जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर को जीएडी भी लिखा होगा, ठीक है। अच्छा, आप कीवर्ड 2 में हम देखते हैं क्या एक्सरसाइज के सिनोनियम्स हो सकते हैं। तो मैं देखता हूँ कि और लगा के अगर मैं इससे जिमिंग कर दूँ तो हाँ, जिमिंग तो एक्सरसाइज ही होती है, ऐसा ही है। मैं जिम कर देता हूँ, उस पर स्ट्रेस लगा देता हूँ, ठीक। तो जिम के सारे वो एक्सटेंशन आ जाएंगे। अच्छा, और लगा के मैं क्या इसको योगा कर सकता हूँ? हाँ, योगा भी तो ठीक है, ये भी इसकी एक फॉर्म आ जाती है। अच्छा, अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा तो मैं पता क्या करूँगा, मैं एक्सरसाइज को लूँगा। बड़ी अच्छी चीज़ है, मैं दिखाता हूँ आपको। एक्सरसाइज को मैंने कॉपी किया, मैं गूगल पे गया, मैंने कुछ नहीं किया, बस गूगल पे जाके मैंने एक्सरसाइज को कॉपी पेस्ट मारा, मैंने इसके सिनोनियम्स चेक कर लिए कि इसके क्या-क्या सिनोनियम्स हो सकते हैं। अच्छा, तो मेरे पास सिनोनियम्स बहुत सारे आ गए। एक्सरसाइज के सिनोनियम्स क्या-क्या हैं भाई? जिम्नास्टिक्स हैं, स्पोर्ट्स, हाँ, स्पोर्ट्स बहुत अच्छी चीज़ है, मैं स्पोर्ट्स लेना चाहूँगा। मैं यहाँ पे स्पोर्ट्स ऐड कर दूँगा और लगा के, ठीक है। ओके, और कुछ ऐसा वर्ड है जो मुझे पसंद आ रहा है। फिज़िकल एक्टिविटी, एक्सर्शन, एफर्ट, ट्रेनिंग, आई गेस काफ़ी है, 4 काफ़ी हैं, ठीक है। 4 काफ़ी हैं। मेंटल वेल-बीइंग, अच्छा, इसमें और क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं? क्या इसके इमोशनल वेल-बीइंग हो सकता है? बिल्कुल हाँ, सही है। इमोशनल वेल-बीइंग हो सकता है, ओके। अ, इमोशनल स्टेबिलिटी हो सकती है, ये भी एक ठीक है। अच्छा, ठीक है, ओके। अच्छा, ये एकदम मैंने पक्का काम नहीं किया है। मैंने सिर्फ़ अपने हिसाब से काम किया है कि मैं जो चाह रहा हूँ वो हो जाए, ठीक है। अब मुझे भी नहीं पता है कि मुझे भी करना क्या है। अभी सिर्फ़ मैंने सर्च स्ट्रैटेजी बनाई है। मैंने क्या किया है, पहले तो कीवर्ड्स डिसाइड किए, फिर इस कीवर्ड के सारे सिनोनिम्स देख लिए और इस सिनोनिम्स के बीच-बीच में और लगा दिया है, ठीक है। अब मैं एक-एक करके करूँगा क्या कि इन तमाम के तमाम कीवर्ड्स के ना मैं मैश तलाश करूँगा, यानी कि मैश सर्च करूँगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर दे देता हूँ जनरलाइज़्ड एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर। अभी मैं सब कुछ बताता हूँ आपको कैसे होगा ये। इंशाल्लाह 10-15 मिनट के अंदर जो है सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आते हैं पबमेड पे, यहाँ पर चलते हैं हम मैश के ऊपर, ठीक है। अच्छा, मैंने मैश खोला, नीचे आके अभी मैं सबका अलग-अलग करके दिखाता हूँ। मैश में मैंने डाला जनरलाइज़्ड एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर, ठीक है। मैंने सर्च किया और मुझे क्या मिल रहा है देखता हूँ। मुझे एक ही टर्म मिल रहा है, एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर, ठीक है। तो मैं इसे कर दूँगा ऐड टू सर्च बिल्डर, ठीक है। अच्छा, सर्च ऑन पबमेड, ज़्यादा हो रहा है, एक नया विंडो खोल लूँगा। ओके, ये एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर मेरे साथ आया, मैं इसको यहाँ पर कॉपी करूँगा और अपने वर्ड डॉक्यूमेंट पे जाके पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पर और लगाऊँगा इसके साथ और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर्स मेश, अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे डबल कोट्स उसने खुद यूज़ किए हैं, क्यों? क्योंकि ये कंपाउंड वर्ड है, ओके, ठीक है। मैं यहाँ पर भी यूज़ कर सकता हूँ बहरहाल, जनरल एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर के ऊपर डबल कोट्स यूज़ कर सकता हूँ। नहीं हुआ तो हटा दूँगा, खैर, ठीक है। मैंने मैश ले लिया, अब मैं एक्सरसाइज़ का मैश लेता हूँ, ठीक है, या योगा या स्पोर्ट्स किसी का भी मैच लेके देखता हूँ। मैं योगा का लेके देखता हूँ। देखता हूँ योगा का मैच क्या आ रहा है। अच्छा, सेशन थोड़ा लंबा हो गया लेकिन खत्म हो जाएगा जल्दी। मैंने यहाँ पर योगा डाला, मैं देखता हूँ इसका मैच मुझे क्या मिल रहा है। मुझे योगा ही मिल रहा है, ठीक है। मैंने योगा को सर्च टू एड बिल्डर कर दिया, ठीक है। कंट्रोल सी किया और यहाँ पर लाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है, ठीक। और लगा के, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक्सरसाइज का करूँ तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा थोड़ा-सा। मैं यहाँ काम करता हूँ कि योगा हटा ही देता हूँ, ये कॉम्प्लेक्स हो रहा है। 2 अलग-अलग मैश हो जाएँगे, फिर आपके लिए परेशानी होगी। मैं योगा हटा रहा हूँ, मैं एक्सरसाइज को लेके जा रहा हूँ। मैं एक्सरसाइज का मैश ले रहा हूँ। 2 मैश हो जाएँगे तो फिर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। एक्सरसाइज का मैश हमारे पास बहुत सारे आ रहे हैं। एक्सरसाइज, वार्म अप एक्सरसाइज, पॉलीमेट्रिक। अच्छा, यहाँ पर मुझे वार्म अप एक्सरसाइज अच्छी लग रही है, जिसमें फिजिकल एक्टिविटीज़ डन टू प्रिपेयर द बॉडी फॉर मोर इंटेंस फिजिकल एक्टिविटीज़, ये ज़्यादा अच्छा है, मैं इसको ले रहा हूँ। ठीक है? अच्छा, मैं इसे हटा देता हूँ।
ऐड टू सर्च बिल्डर करता हूँ। ओके, अब मैं इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट करूंगा अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर। ओके, ये मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, और लगा दिया। ओके, ठीक है। आखिरी बचा है मेंटल वेलबींग, तो मैं इसको भी मैश में डाल के देख लेता हूँ, तो जल्दी सब काम पूरा होने वाला है हमारा। और मेंटल वेलबींग, मेंटल हेल्थ आ गया। ठीक है, इसका मेंटल हेल्थ आ रहा है। मैं इसे यहाँ पर सर्च करता हूँ, एड टू सर्च बिल्डर, मेंटल हेल्थ आ गया। मैं इसे कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा और लगा के। ओके, अब हमें करना क्या है? ठीक है, अब करना क्या है, ये हमने अपनी सर्च स्ट्रेटेजी बना ली है। ठीक है, अब हम तीनों को एक एक मरतबा पब्मेड पे डाल के देख लेंगे कि इसमें कोई गलती तो नहीं है। फिर हम तीनों को मिलाएंगे एक साथ। मैं आपको बताऊंगा मिलाने का मकसद क्या है और मैश यहाँ पर किस तरह काम करेगा। ठीक है, मैं जरा पब्मेड के ऊपर मैंने पहले इसको डाला और देखा कि इसमें कोई गलती तो नहीं है। नहीं, कोई गलती नहीं है, बिल्कुल ठीक है, ये इसके 10,000 रिजल्ट आ रहे हैं। ओके, अब मैं इसको लेता हूँ और इसको डालता हूँ, तो सी कोई भी यहाँ पर मैं डाला, मेरे को गलती तो नहीं है। चलिए, एस्ट्रेस एस्ट्रेस हटाने कह रहा है वो, उसको हटा देते हैं। ओके, ठीक है, सारे टर्म सही है यहाँ पर। वापसी आते हैं। इससे हम कॉपी पेस्ट मारते हैं वापस से पबमेट के ऊपर। ओके, यहाँ मैंने कॉपी पेस्ट मारा, तो सर्च किया। ओके, ये बिल्कुल ठीक है, सही है। अब मैं क्या करूँगा कि इन तीनों कीवर्ड्स को जो मैंने अपनी सर्च स्ट्रेटेजी बनाई है कंबाइन कर लूँगा। ठीक है, अच्छा, मैं इसे लूँगा, पेस्ट करूँगा। ठीक है, ब्रैकेट्स में क्लोज करूँगा क्योंकि मुझे भी एंड लगाना है। ठीक है, इन सब के इर्द गिर्द मुझे एंड लगाना है। ये आया, फिर मेरे पास क्या आता है, एंड। ठीक है, फिर मैं इसको लूँगा, कंट्रोल सी करूँगा और यहाँ पर ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज। ओके, देन एंड, ब्रैकेट ओपन। और ये हमारा थर्ड कीवर्ड है जो हमने बनाया है, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इसको भी मैंने डाल दिया और लगा, देखते हैं कि इससे, इसको हम पूरा ऐसे यहाँ से कॉपी पेस्ट करेंगे, देखते हैं कि हमें फॉर्मेट के ऊपर क्या मिलता है। ये हमने डाल दिया, सर्च करते हैं। ओके, सही है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर 938 रिजल्ट आ रहे हैं। सही है। अब जो मैंने सर्च स्ट्रेटेजी बनाई है उसके हिसाब से मुझसे जो हुआ मैंने सब डाल दिया और इसमें मुझे ये रिजल्ट मिल रहे हैं। अब मैं करूँगा क्या कि यहाँ पर साइड बार देख रहे हैं आप, रिजल्ट बाय ईयर। अब मुझे इतने पुराने रिजल्ट चाहिए नहीं, मुझे एडवांस रिसर्चेस चाहिए। मैं इसको ड्रैग करके ले आऊँगा 2021 या 20 तक, क्योंकि मुझे एडवांस रिसर्चेस चाहिए जो अभी 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 शाया हुई हूँ। ठीक है, मेरे पास 556 रिजल्ट हो गए अभी, 565 हो गए, सॉरी। ठीक है, अच्छा, एस्ट्रस, यार एस्ट्रस मैंने कहाँ डाला हुआ है, एक मिनट, एक गलती हो गई है। एस्ट्रस का, ये मैं फिर से ले आता हूँ 2020 या 21 तक इसे। ठीक है, अब मुझे वो रिजल्ट मिलने हैं जो यहाँ पर मौजूद है। ओके, 565 आ गए। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए कि हमें ना ही मेटा एनालिसिस चाहिए, ना ही आरसीटीज चाहिए, ना ही रिव्यूज चाहिए। हमें सिर्फ क्रॉस सेक्शनल चाहिए या कोहर्ट चाहिए, क्योंकि हम अभी क्रॉस सेक्शनल करने जा रहे हैं। ये बता, समझ, आपको पता है ना रिसर्च की टाइप्स सॉरी ने पढ़ाई होंगी पिछली मरतबा। तो क्रॉस सेक्शनल या कोहर्ट जो है ना वो आते हैं ऑब्जर्वेशनल स्टडीज के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्लिक कर दें इसको, तो आप क्लिक करेंगे ना, सिर्फ 16 रिजल्ट आ रहे हैं। तो हम कामयाब हुए बाकायदा कि हमने अब एक ऐसी सर्च स्ट्रेटेजी बनाई जिसकी वजह से हमारे पास सिर्फ 16 रिजल्ट बचे। हम इतने ज़्यादा स्पेसिफिक हुए हैं कि अब हमें पता है कि लोगों ने 2020 से 2024 के वक्त ऑब्जर्वेशनल स्टडीज के अंदर कौन कौन सी पब्लिकेशंस की हैं इन कीवर्ड्स की बुनियाद पर। ठीक है, नाउ एक चीज़ और, अब मैं इससे पहले कि मैं एक टॉपिक बना के दिखाऊं आपको अभी टॉपिक हम किस तरह बनाएंगे, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि हमने मैश क्यों यूज़ किया है। हमने मैश इसलिए यूज़ किया है कि तुम यहाँ फिर से यहाँ चलते हैं, यहाँ पर जो मैंने कीवर्ड्स डाले थे ना,
जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर और जीएडी। अब किसी ऑथर ने ये वाला कीवर्ड यूज किया होगा, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, किसी ने जीएडी यूज किया होगा। जब मैंने एंजाइटी डिसऑर्डर्स डाल दिया ना, तो इसके अंदर तमाम के तमाम एंजाइटी डिसऑर्डर्स आ जाएंगे। ठीक है, सिर्फ जीएडी या जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर नहीं आएगा। यहाँ पर भी वैसे ही है कि मैंने जब एक्सरसाइज, जिम और स्पोर्ट्स यूज किया है, तो किसी ने अलग अलग नाम से पब्लिश किया होगा, लेकिन पबमेड क्या कह रहा है कि मुझे कह रहा है कि जिस ऑथर का मतलब वार्म एक्सरसाइज होगा ना, वो पब्लिकेशन आपको हम दे देंगे, क्योंकि कंट्रोल्ड होता है। इसका मतलब ये होता है कि वार्म अप एक्सरसाइजेस जिन जिन रिसर्चेस के अंदर होंगी, वो आपको मिल गई हैं। ठीक है, मेंटल हेल्थ जिस जिसमें होगा वो आपको मिल गया है। अब भले से किसी ने इमोशनल यूज किया हो, इमोशनल वेलबींग यूज किया हो, मेंटल वेलबींग यूज किया हो, ये सब के सब वर्ड सिर्फ इस सिंगल वर्ड के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? तभी मैंने कंबाइंड स्ट्रेटेजी बनाई है और फिर मैंने वहां पर उसे पबमेट पे डाल दिया। ठीक है, नाउ फाइनल कॉल हमारी क्या है, 16 रिजल्ट आ गए। ठीक है, अच्छा आप लोग, जब एक चीज बता दूं, जब आप लोग ये कर रहे होगे ना, तो आपके पास ऑब्जर्वेशन स्टडी नहीं दिखेगी। उसके लिए आपको करना क्या होगा कि आप जाएंगे एडिशनल फिल्टर्स पे, और यहाँ पर जाने के बाद जो है ना, आप ऑब्जर्वेशनल स्टडीज के ऊपर क्लिक कर दिएगा, तो आपको मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर क्लिनिकल स्टडीज, क्लिनिकल ट्रायल सब आ रहा है, तो आपको ऑब्जर्वेशनल स्टडी पे क्लिक कर देना ना। अब मैं आपको टॉपिक बना के दिखाता हूँ। 16 टॉपिक्स हैं, इनकी हेडिंग्स पढ़ना बहुत आसान होगा, कोई मुश्किल नहीं है। मैं देखता हूँ कि पहले इन्होंने क्या किया हुआ है। आर्ट्स ऑन प्रिस्क्रिप्शन, ऑब्जर्व चेंजेस इन एंजाइटी, डिप्रेशन एंड मेंटल वेलबींग अक्रॉस रेफरल साइकिल्स। अच्छा, एक क्या किया, बबल टी कंजप्शन एंड एसोसिएशन। अच्छा, एक ने क्या किया हुआ है, बबल टी कंजम्पशन किया हुआ है, और इसकी एसोसिएशन बताइए मेंटल हेल्थ के साथ। ठीक है, देखें ये एक ऑब्जर्वेशनल क्रॉस सेक्शनल स्टडी की हुई है। ओल्डर एज, जेंडर एंड फिजिकल एक्टिविटी इफेक्ट्स। अब फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज उसमें आ गया। ठीक है, तो उन्होंने इसके बाद पर बात की हुई है। अच्छा, एंजाइटी एंड डिप्रेसिव सिम्टम्स ड्यूरिंग कोविड-19 इमरजेंसी पीरियड, ये एक आ गया। अच्छा, इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन, ये आ गया। अच्छा, ईटिंग डिसऑर्डर्स, रिस्क एंड कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स, एसोसिएशन ऑफ साइकोलॉजिकल वेरिएंट्स। खैर, सपोज करें कि आपने सारे पढ़े तरीके से, हेडिंग्स पढ़ी, सब कुछ समझा, और समझने के बाद मुझे क्या मिला, मुझे कुछ आइडियाज मिल गए। जैसे मुझे दिख रहा है कि इन्होंने ना कॉफ़ी कंजम्पशन पे बात की है। ठीक है, कहीं कॉफ़ी कंजम्पशन पे बात हुई है। अच्छा, कहीं जो है कोविड पे बात हुई है। ठीक है, और कहाँ क्या क्या बात की गई है, कहीं कहीं इन लोगों ने डिप्रेशन को भी जो है वो ऐड किया हुआ है। ठीक है, इन सब पे रिसर्चेज हुई हुई हैं, डिप्रेशन को भी ऐड किया हुआ है। ये हो गया। अच्छा, मैं पे आगे जाता हूँ। ठीक है, ठीक है, कहीं लिवर ट्रांसप्लांट की बात हुई थी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की बात हुई थी। तो खैर, मैंने अपने जहन में सिर्फ एक रैशनल एक आइडिया बनाया। मैं समझ रहा हूँ कि यार जो मैंने सोचा ना वो बात नहीं कर रहे। तो क्या मैं एक टॉपिक लिख सकता हूँ, अगर मैं देखूँ इफेक्ट ऑफ, ठीक है, कौन सी एक्सरसाइजेस, वार्म अप एक्सरसाइजेस, वार्म अप एक्सरसाइजेस। ठीक है, इफेक्ट ऑफ वार्म अप एक्सरसाइजेस इन जर्नल इन पेशेंट्स विद जीएडी। ठीक है, ये मैंने टॉपिक बनाया, इफेक्ट ऑफ वार्म अप एक्सरसाइजेस इन पेशेंट्स विद जीएडी। ठीक है, ऑन, अरे यार ये क्या हो गया, ऑन देयर मेंटल हेल्थ। ठीक है, ये मैंने एक टाइटल सोच लिया है कि हो सकता है मैं इस पे काम करूं तो मुझे इस पे रिसर्चेस ना मिलें। मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करूंगा और मैं जाके यहाँ पर देखता हूँ, पेस्ट करके देखता हूँ कि क्या मुझे कोई आर्टिकल इस नाम से मिलता है। नो, वी आर सक्सीडेड। हमने एक टॉपिक, अभी मैंने बिल्कुल लाइव आपको एक टॉपिक बना के दिखा दिया कि इफेक्ट ऑफ वार्म अप एक्सरसाइजेस इन पेशेंट्स विद जीएडी ऑन देयर मेंटल हेल्थ। ऐसा कोई पेपर अब तक पब्लिश नहीं हुआ है क्रॉस सेक्शन और कोहेट पे। इस पे अंधा एतमाद करें और रिसर्च कर डालें, ये पब्लिश हो जाएगा। ठीक है, इसमें मैंने फिल्टर्स लगाए हुए थे ऑब्जेक्शनल स्टडीज के ऊपर, कोई भी ऐसा आर्टिकल मौजूद नहीं है। ठीक है, फाइनली मैंने बाकायदा आपको बिल्कुल लाइव सेशन में दिखाया कि किस तरह से हम सर्च स्ट्रेटजी बनाते हैं, टॉपिक किस तरह डिसाइड करते हैं। ठीक है, सेक्रेटरी का टॉपिक है, सेक्रेटरी पेशेंट्स पूरे कराची में मौजूद है, आप आराम से जाएं, ये टॉपिक मिल गया आपको, कोई भी कर ले इसके ऊपर, और ये पब्लिश इंशाल्लाह हो भी जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई आर्टिकल पब्लिश नहीं है। ठीक है, तो देखा मैंने बिल्कुल रॉ से शुरू किया। कहाँ से शुरू किया था, सिर्फ जीएडी से शुरू किया था, सिर्फ इस वर्ड जीएडी से शुरू किया था, फिर मैंने वहां से एक्सटेंशन करते 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 यहाँ तक पहुंच गया।
और फिर एट द एंड मैंने यहाँ से कुछ आइडियाज़ लिए। आइडियाज़ लेने के बाद मैंने अपना एक ऐसी रफली बनाया। अच्छा, हो सकता है कि ये ऑलरेडी पब्लिश हो, तो फिर आप कॉफ़ी को ऐड कर लेना। ये भी पब्लिश हुआ तो आप डिप्रेशन को ऐड कर लेना। ये भी पब्लिश हुआ तो कुछ और ऐड कर लेना। मेन आपका जो है ना, ये कंबाइन जो मैंने बनाया ना, ये सारा काम करता है। क्योंकि इस कंबाइन की ही वजह से मुझे वो 16 रिसर्चेज़ मिली, जिन्होंने मुझे आइडिया दिया कि कौन-कौन से रिसर्च पब्लिश हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात बच्चों? तो यहाँ तक अब अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। अगर मैश का भी सवाल है तो वो पूछ सकता है। ओके, द माइक्स ओके, सॉरी, अगर माइक ऑन कर दें, कोई सवाल पूछना चाहे तो खैर आप मुझे मैसेज में बता दें कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड थे। Sir, are you done? यार एक दो चीज़ रह गई, बच्चों से सिर्फ फीडबैक लेना चाह रहा हूँ कि वो बता दें, अगर वो मैसेज में बता दें तो। अगर उन्हें कोई सवाल है तो पूछ लें। Guys, if you have any question, you can ask Mohsen. फ्रॉम विच? मैं 5th ईयर से हूँ भाई। फाइनल ईयर से। Mohsen Tala is asking, can you repeat mash terms? अच्छा, मैश टर्म्स। तला मैं बहुत ही रॉ तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। फिर से समझ लो, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, सुनो। ठीक है? मैंने एक लफ्ज़ यूज़ किया, हाइपरटेंशन। मैं एक रिसर्चर हूँ, मोहसिन। एक रिसर्चर है, सॉलिह। सॉलिह ने टर्म यूज़ किया हाई ब्लड प्रेशर। हम दोनों ने अलग-अलग पेपर पब्लिश किया। मैंने हाइपरटेंशन पे पेपर पब्लिश किया और सॉलिह ने किस पे किया? हाई ब्लड प्रेशर पे पेपर पब्लिश किया। मैं इंग्लिश बोलता हूँ, सॉलिह स्पेनिश बोलता है। उसने स्पेनिश ज़बान में पब्लिश किया और मैंने किस में किया? इंग्लिश में। ठीक है? अब एक न्यू रिसर्चर थी, उमाइमा। उमाइमा आप रिसर्च करने आ रही हैं, वो भी इंटरेस्टेड हाइपरटेंशन के अंदर है। अब जब वो सर्च करती है ना, तो उन्हें पता है मेरा भी रिसर्च पेपर मिल जाता है और सॉलिह का भी मिल जाता है। मेरा इंग्लिश में था और सॉलिह का कहाँ है? स्पेनिश में था। ठीक है? अब कॉन्फ्लिक्ट आ गया यहाँ पर। अब उमाइमा समझ नहीं पा रही कि असल में किसने सही बात की है। मैंने असल डेफिनेशन हाइपरटेंशन की दी है या सॉलिह ने दी है? तो अब इस झगड़े को पबमेड सॉल्व करता है। और पबमेड क्या बोलता है कि दोनों को दफ़ा करो। मैं एक अपनी डेफिनेशन दे रहा हूँ हाइपरटेंशन की। अगर इस डेफिनेशन पे मोहसिन की रिसर्च पूरी उतरती है, तो वो हाइपरटेंशन में इंक्लूड होगा। और अगर उस डेफिनेशन पे सॉलिह की रिसर्च पूरी उतरती है, तो वो भी आप ले सकती हैं। जैसे चलो मैं फिर से दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर हाइपरटेंशन लिखता हूँ। ठीक है? तो पबमेड ने क्या किया है, मैश टर्म्स मुझे हाइपरटेंशन दिखा दिया। उमाइमा क्या चाह रही थी? वो चाह रही थी कि मुझे हाइपरटेंशन इस डेफिनेशन पे चाहिए। मोहसिन ने लफ्ज़ यूज़ किया हाइपरटेंशन का, सोलन ने यूज़ किया हाई ब्लड प्रेशर का। अब उमामा को तो लग रहा है कि दोनों बात एक ही है, लेकिन पबमेड कहता है नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों बात एक नहीं है। अगर मोहसिन और सोले ने दोनों ने इसी डेफिनेशन पे, डेफिनेशन क्या है? persistently high systemic atrial blood pressure based on multiple readings is currently defined as when systolic pressure is consistently greater than 140 or when diastolic pressure is consistently greater than 90। ठीक है? अगर इस डेफिनेशन पूरी उतर रही है, तो दोनों की रिसर्चेस हाइपरटेंशन को बयान कर रही हैं। अगर सॉलिड ने हाई ब्लड प्रेशर का मतलब कुछ और लिया है, तो उसकी रिसर्च शाया नहीं होगी, नहीं आएगी सामने। ठीक है? तो पबमेड स्क्रीनिंग करता है और स्क्रीनिंग करने के बाद एक मैश टर्म बना के देता है। अभी भी शायद बहुत ज़्यादा क्लियर ना हो, ठीक है? लेकिन जैसे ही आप खुद करेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा वक़्त के साथ-साथ आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अच्छा, कुछ और सवालात हैं किसी के पास? अच्छा, सर्च इंजन्स आप जो हैं फिलहाल जो फ्री हैं, उनमें आप पबमेड यूज़ कर सकते हैं और कॉकरेन यूज़ कर सकते हैं। मैं दिखा रहा हूँ, ये वाले। इसमें जो फ्री है ना, वो पबमेड फ्री है और कॉकरेन फ्री है। वेब ऑफ साइंस, साइकिन्फो, स्कोपस सेनहर ये पेड हैं। मैं अब तक खुद भी यहाँ तक नहीं पहुँच सका। हाँ, अगर आपको ये सर्च इंजन्स चाहिए, यहाँ से पेपर्स चाहिए, तो इसके लिए करना ये होगा कि आप किसी ऐसे सुपरवाइज़र के पास जाएँ, जिसकी ऑलरेडी पब्लिकेशन है। तो उनका इंटरनेशनल जर्नल्स में नाम होता है। उनके पास एक्सेस होता है इन सब चीज़ों का। तो आप जैसे जेएसएमयू के अंदर मैम फातिमा आबिद हैं, डॉक्टर तफज़्ज़ुल हैं, मैम नाज़िश हैं, ये लोग बड़े पाए के बंदे हैं। इनके अलावा मुझे सारे बेकार लगते हैं। सिर्फ़ ये 3 जो हैं, जिनके पास बंदा जाए काम करने के लिए, ये तुम्हें सही गाइडलाइन देंगे इसके हवाले से। ठीक है? ओके, व्हाट आर सम अदर सच इंजन्स? सो यू एक्सप्लेन्ड इट वेरी वेल, थैंक यू सो मच। एक्सप्लेन वेल डन सर, कंबाइंड के बारे में एक्सप्लेन करते हैं यार बार-बार। द पार्ट वेयर यू टुक क्या लिखा हुआ है? द पार्ट कैन यू प्लीज़ कॉपी द कंबाइंड कीवर्ड्स इन दिस सर्च बार? हाँ, कर तो दिया। Don't be neat already published articles for literature review to research.
लिटरेचर रिव्यू अलग चीज़ है, मैंने वो तो बताया ही नहीं है ना, मतलब सिर्फ क्रॉस सेक्शनल के ऊपर बेस्ड था। हमें फिलहाल जो वो है ना, कह सकते हैं मेटा या सिस्टमिक रिव्यू, बिल्कुल अलग चीज़ है। कैन वी साइट रेफरेंसेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टडीज मेटा, बिल्कुल बिल्कुल आप साइट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। ये साइटेशन वाली बात जो है ये आपको तारिश बताएगा, कोई मसला नहीं, आप सब कुछ साइट कर सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको मोहसिन, गाइडलाइन के लिए वो बताया। व्हाट अबाउट डॉक्टर मोहसिन बिलाल? यार वो डॉक्टर बिलाल पबमेट ही वाला एक तो दफा मैं करके बिल्कुल भी दिखा दो। क्या, सॉरी, कुछ कहना चाह रहे हो? वो जो तुमने सर्च स्ट्रेटेजी बना के पबमेट पे डाली थी ना, वो एक दफा हाँ, करके दिखा दो, 2-3 लोग कह रहे हैं। फिर से करके दिखा दूँ? हाँ, अच्छा, बाय द वे, आर यू डन विद द लेक्चर? यार नहीं, एक स्लाइड रहती है बस। क्या जटेरो एक बता दूं मैं काम इन्हें? करो, एक काम करो, लेक्चर पूरा कर लो, देन विल टेक क्वेश्चंस, ठीक है? अच्छा फिर बच्चों, सबके चलो जल्दी से क्वेश्चंस हम ले ये लेंगे। हाँ, आप एकेडमिक रिसर्चेस पब्लिकेशन के लिए दे सकते हैं, कोई मसला नहीं, बिल्कुल होता है ऐसा। जल्दी से हम लेक्चर लेक्चर रिपीट कर देते हैं। बस चीज़ें जो मेनली थी वो कंप्लीट हो गई हैं, अब बहुत आसान सारी चीज़ें रह गई हैं। ऐसे ही रिसर्च टाइटल्स हैं, ये कीवर्ड्स छोड़े, इसको तो मैंने बता दिया, ऐसा छोड़ते हैं, इसमें कुछ नहीं था। अच्छा, ये वाला भी छोड़ देते हैं, ऐसा खास नहीं है। ये बता देते हैं बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसिंग क्या होती है। नेक्स्ट सेशन में आपको जो भी साइनॉप्सिस राइटिंग बताएगा, क्योंकि इस सेशन में आपने सीख लिया कि आपने टॉपिक किस तरह डिसाइड करना है, ठीक है? तो नेक्स्ट सेशन आपको कोई भी जो बिब्लियोग्राफी या रेफरेंसिंग सिखाएगा, उसमें ये काम आएगी, ठीक है? तो आप एक काम करना कि आप गूगल पे जाओ और 3 तरह के रेफरेंसिंग आर्टिकल्स होते हैं, ज़ोटैरो, मेंडले एंड एंडनोट। इसमें से मेंडले एंड एंडनोट पेड है, ज़ोटैरो जो है वो फ्री है। तो आप ज़ोटैरो को रेफरेंसिंग के लिए यूज़ करो। आप गूगल पे जाओ और ज़ोटैरो को डाउनलोड कर लो। अब गूगल पे जाके ज़ोटैरो का ना 2 चीज़ें होंगी। एक उसका आप गूगल क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेना, ये देखो जो मेरे पास है यहाँ पर, ठीक है? ये देखें, आपको दिख रहा होगा, ये ज़ोटैरो कनेक्टर है। ये आपके पास होना चाहिए और इसको पिन कर लेना, ठीक है? और एक बाकायदा ज़ोटैरो को जो है मैं दिखा देता हूँ यार, चलो थोड़ा-सा तो बाकी। आप ज़ोटैरो को जो है गूगल पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, देखिए ज़ोटैरो डाउनलोड आ रहा है, इस पे क्लिक करें, तो 2 चीज़ें आएँगी। एक ये होगा कि आप 2 चीज़ें आपको दोनों डाउनलोड करनी है। इसको भी डाउनलोड करें, ज़ोटैरो फॉर 6 फॉर विंडोज़ और ज़ोटैरो कनेक्टर दोनों डाउनलोड कर लें। ये आपका दरअसल ये है क्या कहते हैं, एक्सटेंशन है, तो यहाँ पर होगा और ये आपकी विंडो में जाएगा। तो ज़ोटैरो जब आप डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करेंगे ना, तो कुछ इस तरह का विंडो होगा इसका, ठीक है? इस तरह का विंडो होगा। अब इसमें करना क्या है, मैं बता रहा हूँ आपको। हम चलते हैं पबमेड की तरफ, फिर जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे काम करना है। ओके, ओके, हम शुगर पे आ गए। सो दिस इज़ द शुगर। जस्ट इन केस, अब आप जब आपने एक आर्टिकल का टॉपिक डिसाइड कर लिया, तो इसके बाद की जो स्टेप्स हैं, उसमें आपको सिनॉप्सिस राइटिंग करनी पड़ती है। और सिनॉप्सिस राइटिंग आपको नेक्स्ट सेशन में बताया जाएगा कैसे होती है। तो उसके लिए आपको रेफरेंसिंग करनी पड़ती है। तो बस मैं बताना चाह रहा हूँ कि रेफरेंसिंग करते किस तरह से। सपोज़ करें ये आर्टिकल है, ठीक है? जो आपको जिसको आपको रेफरेंस करना है, सही है? कुछ नहीं करना आपने, ये आर्टिकल है, आपने ज़ोटैरो डाउनलोड किया हुआ है, आप जाएँ यहाँ पर एक्सटेंशन की तरफ, इस पेज पे क्लिक करें, ठीक है? ये सेव हो गया। ये आपके ज़ोटैरो के सॉफ्टवेयर के अंदर चला गया है। आप ज़ोटैरो का सॉफ्टवेयर खोलें, ये देखें, ये शुगर इनटेक एसोसिएटेड वाला जो है, इसको बड़ा कर देता हूँ, बड़ा नहीं हो रहा, अच्छा, ये आ गया, ठीक है? अब करना क्या होता है, जैसे यहाँ पर आ गया ना, तो कुछ नहीं करें, वर्ड डॉक्यूमेंट खोलें, ठीक है? वर्ड डॉक्यूमेंट खोलने के बाद आप जैसे ये सपोज़ करें मुझे इसको रेफ़रेंस करना है, तो जब आप ज़ोटैरो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेंगे तो वेब पे आपको ये ज़ोटैरो का ऑप्शन आना शुरू हो जाएगा। ऐसे ज़ोटैरो लिखा हुआ है, ये ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करें, एडिट और एडिट साइटेशन करें, ठीक है? अच्छा, इसमें स्टाइलिंग है, ये आपको बताएगा तारिश बाद में, इसको आप ओके कर दें, ठीक है? अच्छा, ये एक आएगा, इसको आप क्लिक करें, क्लासिक व्यू देख लें। ये मैंने कुछ पेपर्स यहाँ पर ऑलरेडी जो है ना पबमेड से उठाए हुए हैं। तो यहाँ पर आप किसी को भी क्लिक करके, जैसे सपोज़ मैंने इसको साइट करना है, तो इसको ओके कर दें, तो ये साइट हो जाएगा। यहाँ 1 लिखा हुआ आ रहा है, ये देखें। तो मतलब इसका रेफरेंसिंग हो गई। अब नीचे जाएँगे ना जब, तो देखिए ये आ गया, ठीक है? तो दिस इज़ ऑल अबाउट द रेफरेंसिंग। मैंने बस, मेरा टॉपिक नहीं था ये, और ये टॉपिक आप बाद में ही पढ़ेंगे। मसला ये है कि बस शुरू से आपको बता रहा हूँ कि पहले सब ज़ोटैरो डाउनलोड कर लें। इसके ट्यूटोरियल्स बहुत मौजूद हैं यूट्यूब पे। 12 मिनट का ट्यूटोरियल था जो मैंने कभी ज़माने में कभी सीखा था ये। 12 विदिन 12 मिनट्स में पूरा ज़ोटैरो सीख गया था। तो बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं, आप देख लें यूट्यूब पे जाके मिल जाएँगे आराम से। नाउ आखिर में अगर किसी को एज़ अ रिसर्चर आगे परस्यू करना है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। टाइम कम है इसलिए मैं इसे स्किप कर रहा हूँ, आप सर्च कर लेना, ठीक है? तो एट द एंड भाई यहाँ पर सेल्फ ब्रांडिंग का वक़्त आ गया सवाल के मुताबिक। तो आई एम डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन खान, फ्रीलांसिंग फ्रीलांसिंग सॉरी लिंक्डइन ग्रुप।
तो आप प्लीज़ जाके मेरा अकाउंट है लिंक्डइन पे, उसे फॉलो करें और देखें कि वहाँ मैं क्या पोस्टिंग करता हूँ। मेरा न्यूज़लेटर भी है। तो मैं एक प्रोफेशनल बाकायदा एक हेल्थ केयर राइटर और रिसर्चर हूँ। तो डू विजिट माई लिंक्डइन एंड आईडी, एंड वेबसाइट भी मेरी अपनी है, तो वहाँ आप जाके देख सकते हैं। ठीक है? तो थैंक यू सो मच फॉर नाउ। प्लीज़ मुझे लिंक्डइन में फॉलो कर लें। अच्छा, आप एक और एक आपसे गुज़ारिश है कि अगर आपको सेशन अच्छा लगा है, तो प्लीज़ फीडबैक दें ग्रुप के अंदर, टेस्टिमोनियल्स दें, मुझे खुशी होगी। ठीक है? आपको फॉर्म भी There मिलेगा is उसके going अलावा, to कि आप be a कुछ ना कुछ। feedback form. You guys can fill the feedback form. हाँ, फीडबैक फॉर्म फिल कर दें आप, टेस्टिमोनियल्स जो भी है, बस मुझे खुशी होगी। आप अगर करते हैं तो मुझे लगेगा मैंने जो है हो सकता है।